हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में पढ़ते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का संयुक्त विशेषांक जिसका नाम है विनाश। प्रलय के बाद हमेशा होता है विनाश और इस विनाश के कई कारण हो सकते हैं। मानवों की बिगड़ती, चरमराती और टूटती सामाजिक मान्यताएं, मानवों के बीच में आणविक युद्ध, और या फिर वह विनाश पृथ्वी के बाहर से भी आ सकता है। उल्का सौर तूफान या धूमकेतु के रूप में हमारे पृथ्वी पर जीवन के विनाश, और या फिर पृथ्वी के ही विनाश की कई तारीखें ज्योतिष गणना द्वारा बता चुके हैं। इनमें से कुछ तारीखें तो बिना किसी घटना के पार हो गई और कुछ तारीखें अभी आनी शेष थी। इनमें से एक तारीख थी 25 अक्टूबर 1997, जिस दिन होना था पृथ्वी का विनाश। जब कभी भी बड़ी आग लगती है तो वह अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है, और वह छोटी सी चिंगारी आज महानगर की सड़कों पर घूम रही थी। बस 15 मिनट बाद मैं अपनी मंजिल पर होऊंगा। और यह क्या? स्टॉप यानी रुको। यह अपुन का चेक पोस्ट है बाप। रोड टैक्स देकर जाने का, इधर ना निकलना मालूम। अच्छा, और अगर ना दूं तो तेरे जैसे शरीफ को हलाल करने में अपुन की बहुत तकलीफ होएगा। लेकिन इससे पहले कि वह टैक्स कलेक्टर उस शरीफ को हलाल कर पाता, उफ, सांप यानी आ गया है। नागराज मर गईला बाप, तेरे से भाग कर थी तो अपुन शहर के इस वीरान में अड्डा बनाएला था, तो इधर ही भी पहुंच गया। नागराज तू जैसे चुप्पो का पीछा जहनुम तक नहीं छोड़ता है तात्या। और अब तुम लोग जानते हो ना कि तुमको क्या करना है, या मैं समझाऊं? मैं जानता है बाप, तेरे पास अपुन को पुलिस स्टेशन पहुंचाने का टाइम नहीं है। अपुन चमचा के साथ उधर जाकर अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर लॉकअप में बंद हो जाऊंगा, ठीक समझे? मेरा एक एक सांप तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम लॉकअप में बंद नहीं हो जाते हो। अब जाओ। बहुत धन्यवाद नागराज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से अपनी यात्रा पर जा सकते हैं। नागराज अगर पीछे की सीट पर झांक लेता तो शायद आज दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि होने को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद वह कार पुरानी नगरी में खड़ी हुई थी। यही है वह, एकदम यही है। एक दीवार इस प्राचीन नक्शे से मेल खा रही है, यानी यह पुरानी नगरी है, देवों की वह नगरी जिसकी तलाश में मैंने ना जाने कितने प्राचीन खंडरों की खाक छान चुका हूँ। अब देखो कि इस सृष्टि पुराण में और क्या लिखा है। यह प्राचीन ग्रंथ हमारे खानदान में सैकड़ों वर्षों से रखा हुआ है। कहते हैं कि इसे हमारे एक पूर्वज को देवताओं ने यह कहकर दिया था कि जब सृष्टि का अंत होगा तब सिर्फ यह पुराण बचेगा, और जिसके हाथ में यह पुराण होगा वह प्रभु की सहायता से सृष्टि की पुनः रचना करेगा। जैसे मनु की सृष्टि की रचना में प्रभु ने मदद की थी। और अगर प्राचीन ग्रंथ में रखा यह नक्शा सही है तो इसमें लिखी है भविष्यवाणी भी सत्य होगी कि सामवंत 2054 में आकाश से प्रभु का कहर टूटेगा और पापियों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उस युग के उस समय काल में मानव इतना पापी और भ्रष्ट हो जाएगा कि उसका नष्ट करने के अलावा प्रभु के सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। इसके अनुसार तो प्रलय की वह तारीख कुछ ही दिनों बाद है। अब अगर मुझे इस नगरी में रखा हुआ जीवन दंड मिल जाए तो उत्पत्ति भी कर सकता हूँ और नाश भी। तो इस ग्रंथ की एक एक बात की सत्यता की मोहर तुरंत लग जाएगी। नक्शे के अनुसार इस स्थान के नीचे दबा होना चाहिए वह सृष्टि के अंदर जहाँ पर वह दंड रखा है। मैं वहीं पर विस्फोटक लगाता हूँ। वह व्यक्ति डायनामाइट की छड़ी जगह जगह पर फिट करने में व्यस्त हो गया, और एक के बाद एक 3-4 धमाकों से पुरानी नगरी का सन्नाटा कांप उठा। इस धमाके के चंद गवाह, वहाँ के वासी कबीले वाले और कुछ मूक विशालकाय छिपकलियां भयभीत होकर इधर उधर दुबक गई। इन धमाकों से मैंने उस छोटे से प्रवेश द्वार में घुस गया वह रहस्यमय और धनी व्यक्ति। कमाल है, इस स्थान में गुप्त अंधकार के बजाय हल्का प्रकाश है, इन गोलों के द्वारा जिसमें ना जाने क्या भरा हुआ है। यह तो वास्तव में देवों की नगरी लगती है। मंदिर से दिखने वाले उन गलियारों में बेखौफ बढ़ता चला गया वह शख्स जो उस विशाल कक्ष में जाकर खुले, जहाँ पर स्थित थी वह विशाल मूर्ति। यही होंगे पृथ्वी को नया जीवन देने वाले देवता, क्योंकि इनके चरणों में रखा हुआ है वह जीवन दंड जिसकी तलाश में मैं आया हूँ। लेकिन जीवन दंड के साथ कुछ और भी रखा हुआ है, और साथ में जिस लिपि में ग्रंथ लिखा है उस लिपि में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। लिखा है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेंगे तब प्रभु का रूप पृथ्वी पर आएगा। जो उसकी शरण में पाप त्याग कर आएंगे वे ही बचेंगे, वरना सभी का विनाश हो जाएगा और मानव नष्ट नहीं हो सकते। मैं प्रभु का दूत बनूंगा, मैं मानवों को बचाऊंगा। मानवों तैयार हो जाओ, तुम्हारा मसीहा आ रहा है। वो रहा, खत्म कर दो इसको। इसने देवता के स्थान का पता लगा लिया है और यहाँ घुसने की जरूरत भी की है। साथ ही साथ यह देवता का दंड भी चोरी करके ले जा रहा है। अब मैं यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। कबीले वाले, सुना तो था कि ये पुरानी नगरी में रहते हैं। मेरा रास्ता छोड़ दो मूर्खों, वरना जल कर राख हो जाओगे। दंड यमराज के पास की तरह तुम्हारे प्राण। अरे यह तो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब क्या होगा? क्या मानव जाति को बचाने से पहले मेरे ही प्राण चले जाएंगे? शायद ये ब्लैक बॉक्स कुछ कर सके। घबराहट में
तृप्ति मसीहा की उंगलियां ना जाने ब्लैक बॉक्स के किस बटन पर दब गई थी और उससे एक अजीबोगरीब संगीत लहरी निकलकर वातावरण में तैरने लगी और कबीले वाले अपने स्थान पर जड़वत हो गए। उनकी आंखें सम्मोहित होकर फैलने लगी थी। वाह, यह तो सचमुच प्रभु का चमत्कार है। इस चमत्कार ने मुझे मृत्यु के मुंह से बचाया है। अब मैं पूरी पृथ्वी को मृत्यु से बचाऊंगा, लेकिन वक्त बहुत कम है। मुझे बहुत थोड़े से समय में पूरी पृथ्वी में प्रभु का संदेश फैलाना है और इसके लिए मुझे आवश्यकता होगी धन की, और प्रभु के काम के लिए मैं कहीं से भी धन लाऊंगा, चाहे मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। परंतु मुझे साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी, कहीं कार्य पूरा होने से पहले मैं ही पकड़ ना लिया जाऊं। महानगर राजनगर के संरक्षण में है, इसकी शक्तियां मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए मैं अपना अभियान पास के ही दूसरे मेट्रो राजनगर से शुरू करूंगा। वैसे तो वहां भी ध्रुव से खतरा है, पर उसके पास कोई शक्ति नहीं है, उससे तो मैं निपट ही लूंगा। कहते हैं कि शक्ति इंसान को भ्रष्ट बना देती है और महाशक्ति इंसान को महाभ्रष्ट। मसीहा के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था। अगले दिन राजनगर में रात भर गश्त करनी पड़े तो पता चले, लेकिन तुझे मेरे देर से उठने से क्या फर्क पड़ता है। आऊं जहाँ अपना आज 9 बजे सोकर उठे हैं। इस घर में एक तुम ही हो जो इंटेलिजेंट हो भैया। तुमसे कुछ पूछना था। दरअसल छुट्टियों का टाइम काटे नहीं कटता है, इसलिए अखबार में एक पहेली भर रही थी। वह कौन सा पक्षी है जो रात को जागता है और दिन में सोता है? उल्लू। इतना भी नहीं जानती? नहीं आता तो मत बताओ। गाली क्यों दे रहे हो? अरे मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ वह पक्षी उल्लू है। हा हा हा, सही तो बताया हूँ। अब बताओ, उसकी शक्ल देखना अच्छा माना जाता है या खराब? बहुत खराब। अब इसकी खूबी बताओ। यह अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री पर घुमा सकता है, ऐसे समझो। हाँ समझी। क्या समझी? यह पक्षी तुमसे काफी मिलता जुलता है, इसकी जगह तुम्हारा नाम भी लिखा जा सकता। अच्छा, तो तू मेरा मजाक उड़ा रही थी? ठहर तो सही। मम्मी मुझे इस ट्यूबलाइट से बचाओ। उफ श्वेता, अब तू कॉलेज में आ गई है, बचपना छोड़। मम्मी तुम जानती हो इसने मुझे। झूठ नहीं बोलना। अब ये झगड़ा छोड़ो। सुनो ध्रुव, जल्दी से तैयार हो जाओ और कमांडो हेडक्वार्टर जाने से पहले बैंक में होते जाना। सुबह सुबह मैनेजर साहब का फोन आया है, तुमसे कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करवाने हैं। और मेरे प्यारे भैया, बैंक के बगल में ही मैंने अपना वॉकमैन सीडी बनाने दिया है, उसे भी लेते आना। उल्लू दिन में काम नहीं करते हैं। तुम तो बुरा मान गए भैया। बुरा तो उल्लू भी को मानना चाहिए क्या? मेरा मतलब तो उल्लू थोड़े ही हो जो बुरा मान जाओगे। ले आना भैया प्लीज। ठीक है, मैं लाऊंगा। अब मेरे कान मत खाओ और सुनो, उड़ते उड़ते मत जाना। मेरा मतलब मोटरसाइकिल धीरे चलाना। ये चुलबुली बूढ़ी हो गई जाएगी तो भी नहीं सुधरेगी ये। इधर ध्रुव के लिए एक नए दिन की शुरुआत हो रही थी और उधर नागराज के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो रही थी। वैसे तो हमारा धंधा एक ही है, अपराध करना, लेकिन हमारे इस धंधे में कंपटीशन बहुत है, इसलिए हम एक दूसरे को दुश्मन बनाने पर मजबूर है। तुम भी मिस किलर की दुश्मन हो, नगीना और नागदंत भी। फिर भी तुम दोनों ने मुझे जेल में सुरंग बनाकर वहां से क्यों निकाला? मुझे अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा सुरंग बनवाने का आइडिया मेरा नहीं, नागदंत का था। नगीना ऐसे काम खुलेआम करती है, चोरों की तरह नहीं। चोर? डायन तांत्रिका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। शांत, पहले यह तो बताओ कि मुझे तुम लोगों ने जेल से निकाला क्यों? नागराज के कारण। नागराज ने क्या किया है? तुम तो जेल में थी, इसलिए तुमको ज़्यादा पता नहीं होगा। नागराज ने हम सबको अपंग बना दिया है। नागदंत के मस्तिष्क में उसने ऐसा सांप प्रविष्ट करा दिया है जो कभी इसकी खोपड़ी फाड़ कर निकल सकता है। मेरा मंत्र मुंड क्षतिग्रस्त करके उसने मेरी तंत्र शक्तियों को सीमित कर दिया है। नागमणि का कहीं पता नहीं चल पा रहा है और नागपासा तो अमर होने के कारण हम सबको कुछ समझता ही नहीं है। वैसे नागराज ने उसकी भी जमकर धुनाई की है। तुम्हारा अपराध साम्राज्य छिन्न भिन्न होने से तुम्हारी शक्ति भी 1/4 रह गई है। नागराज ने हम सबको सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अब जब तक वह जिंदा रहेगा यही करता रहेगा। उस झगड़े का अब सिर्फ एक ही अंत है, नागराज की मौत। कोई नई बात करो नगीना। यह कोशिश तो हम पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं पर कभी सफल नहीं हुए हैं। इस बार होंगे मिस किलर, इस बार होंगे, क्योंकि अब तक इस नागराज पर हम अलग अलग हमला करते थे एक एक करके और नागराज हमको मीट देता था, पर इस बार हम एक साथ नागराज पर हमला करेंगे। हमारी संयुक्त शक्ति के सामने वह कभी टिक नहीं पाएगा। तुमको जेल से छुड़वाने का यही एक मकसद है हमारा। ख्याल तो अच्छा है, पर और महानायक खलनायक कहाँ हैं? उनको भी साथ मिला लो। बाकियों में साकुरा तो अपने घर वापस चला गया है। नागमणि को हम ढूंढ नहीं पाए हैं और नागपासा हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। खैर जाने दो, हम 3 ही बहुत हैं। अब तो मुझको नागराज की उन कारनामा के बारे में बताओ जो उसने मेरे जेल में रहने के दौरान किए हैं, और फिर तुम
बनाने दो मिस किलर को एक नई खतरनाक स्कीम, नागराज की मौत की स्कीम। वैसे तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहावत मशहूर है, लेकिन इस बार किसका काम बिगड़ने वाला था यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हम आपको वहां लिए चलते हैं जहां पर सचमुच किसी का काम बिगड़ने वाला है। ना 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 रे ना रे ना, धमाकेदार गाना है। सर्विस सेंटर वाले ने कहा था कि आधे घंटे तक लगातार चलकर सीडी प्लेयर चेक कर लेना। अब तो मैं पूरा गाना सुनकर ही कान से हेडफोन निकालूंगा, वरना गाना सुनने का मौका कहाँ मिलता है। ओ साइड वाले खो गए, ऐस करोगे। अब बैंक वाले हंसे तो हंसे, अरे यह मेरी हेलो का जॉब क्यों नहीं दे रहा है, अब पुतली जैसे क्यों बैठे हैं। इन सब की आंखें तो पथराई हुई है, जैसे किसी ने इनको सम्मोहित कर दिया है। पर यह कैसे संभव है, इतने सारे लोगों को एक साथ कोई सम्मोहित कैसे कर सकता है। यह काम तो सिर्फ मैड्रिक कर पाता है, और वह भी कॉमिक में, असलियत में नहीं। और मुझ पर भी नींद सी छा रही है, अजीब से कंपन मेरे शरीर से टकरा रहे हैं। ध्रुव ने अनजाने में अपने कानों से हेडफोन के तार खींच दिया था और उसके कानों से एक अजीब सी संगीत लहरी टकरा गई। उफ, यह कैसा संगीत है। मैं सुध बुध खोता जा रहा हूँ, मेरा दिमाग मेरे वश से बाहर होता जा रहा है। यह प्रभु का चमत्कार है सुपर कमांडो ध्रुव। पृथ्वी पर प्रभु का कहर टूटने वाला है और उसने मुझे अपना दूत चुना है, मानवों का मसीहा। और मसीहा का रास्ता जो भी काटेगा उसका हाथ तेरे जैसा ही होगा। उफ, तो ये है बैंक लुटेरा। संगीत की आवाज़ इसी के हाथ के यंत्र से आ रही है। लुटेरा मगर अपने आप को मसीहा कह रहा है, पर यह जा रहा है और इसका संगीत सम्मोहन मुझे उठने तक नहीं दे रहा है। मैं इसको भागने नहीं दे सकता, मुझे यह सम्मोहन तोड़ना होगा। ध्रुव के हाथ में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई थी और उसका दिमाग काफी हद तक सम्मोहन से आजाद हो गया था। वह बाहर भाग चुका है, मुझे उसको रोकना होगा। मसीहा को ध्रुव ने रोक तो जरूर लिया था। उफ, मेरा ब्लैक बॉक्स। लेकिन अगले ही पल कई शिकंजों ने उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अरे यह क्या, छोड़ो मुझे, वरना वह मसीहा बैंक के पैसे लेकर भाग निकलेगा। उसको मुझे पकड़ना है। ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ हाँ, बैंक के बाहर घूम रही है नागरिक की मेरे संगीत से सम्मोहित हो गए हैं। मुझ पर हमला होते देखकर ये ध्रुव को पकड़ रहे हैं। यानी वह ब्लैक बॉक्स जिसके पास हो, सम्मोहित प्राणी उसका गुलाम बन जाता है। लेकिन अब बॉक्स कहीं गिर चुका है और इस भीड़ में उसको ढूंढ पाना भी असंभव काम है। वैसे भी मैं खतरा मोल नहीं लूंगा। अब ब्लैक बॉक्स मेरे पास नहीं है, क्या पता अब सम्मोहित भीड़ पलटकर मुझ पर ही टूट पड़े, या फिर संगीत मुझे ही सम्मोहित कर दे। मुझे यहाँ से फटाफट निकल लेना चाहिए। ओह, मसीहा भाग रहा है और यह भीड़ मुझे छोड़ भी नहीं रही है। अब एक ही रास्ता है मसीहा को भागने से रोकने का। ध्रुव ने अपना एक हाथ आजाद करके बेल्ट से स्टार ब्लेड्स निकाले थे और हवा में उड़ते हुए स्टार ब्लेड्स मसीहा के कार के टायरों में जा घुसे। अरे यह क्या, टायर पंचर, कार छोड़ भागना पड़ेगा मुझे। ध्रुव फिलहाल मसीहा के पीछे जाने की स्थिति में कतई नहीं था। अभी तो उसको ऐसा कोई उपाय सोचना था जो उसकी आत्मा को उसके शरीर के अंदर ही रख सके। ये निर्दोष नागरिक सम्मोहन का शिकार है, इसलिए मैं इन पर हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। लेकिन इनका सम्मोहन तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे इनके शिकंजे से छूटना होगा। ध्रुव तेजी से बैंक की तरफ भागा और भीड़ भी उसके पीछे पीछे भागी। लेकिन ध्रुव भीड़ के पहुंचने से पहले ही बैंक के गार्ड की बंदूक लेकर 2 गोलियां दाग चुका था। जो 2 जोरदार धमाके हुए और ध्रुव के पीछे बढ़ती भीड़ ने सभी के कानों को झन्ना उठा था और इस तेज आवाज ने सभी का सम्मोहन तोड़ दिया था। अरे मैं अभी तक बैंक के पास ही खड़ा हूँ, पर क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मेरा तो इस बैंक में खाता भी नहीं है, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैं बहरा हो गया हूँ क्या। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। धमाकों के शौक के कारण ये सम्मोहन से आज़ाद हो गए हैं और इस तेज धमाके को सुनने के बाद इनके कान कुछ देर तक और कुछ सुनने की स्थिति में नहीं होंगे। और इससे पहले कि शरीर कंपनों के जरिए यह संगीत इनको सम्मोहित करे, मैं ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर इस संगीत को बंद कर दूंगा। ध्रुव ब्लैक बॉक्स पर उभरे बटनों को तब तक दबाता चला गया जब तक वह अजीब संगीत बंद नहीं हो गया। मुसीबत तो टल गई थी, लेकिन उसके पीछे कुछ सवाल भी छोड़ गई थी। यह चक्कर तो खत्म हुआ, पर यह ब्लैक बॉक्स है क्या भला, और इसमें यह संगीत कैसे निकलता है। ऐसा संगीत तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह यंत्र उस मसीहा के पास आया कैसे। शायद इसकी कार से कोई सूत्र मिल सके। यह क्या, इस किसी पुराने कागज का रोल लगता है। यह तो कोई नक्शा है, किसी प्राचीन नगरी का नक्शा लगता है। ऊपर लिखा भी है देवनागरी, बाकी सब अजीब सी भाषा में लिखा है। यह मसीहा राजनगर में बैंक लूटने ज़्यादा दूर नहीं आया होगा और इस शहर से सबसे पास जो ज्ञात प्राचीन नगरी है वह महानगर के पास स्थित पुरानी नगरी है। मुझे महानगर जाकर छानबीन करनी होगी और इसमें मुझे नागराज की सहायता लेनी होगी। नागराज को खुद ही सहायता की जल्द ही जरूरत पड़ने वाली थी। पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्टों के अनुसार पिछले 2 घंटे में इस इलाके में 3 वारदातें हो चुकी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस इलाके में घूम रहे मेरे कई जासूस सर्पों में से एक ने भी मुझे मानसिक संकेत भेजकर इन अपराधों के बारे में सूचित नहीं किया है। और मेरे लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है ऐसा क्यों हुआ। परंतु कारण जानते ही नागराज की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। यह क्या, कुछ दूसरे सांपों ने मिलकर मेरे सांपों को मार डाला है। पर ऐसे सांप
आए कहाँ से जो मेरे सर्प सैनिकों को मार सके? ये नाग शक्तियाँ मेरे शरीर के अलावा और कहाँ से आ सकती हैं नागराज? नागदंत तू, परंतु तेरी नाग शक्तियाँ तो मैंने ले ली थी और मेरे मस्तक में नागश्री को बैठा दिया था ताकि वह मेरा खोपड़ा तोड़ सके, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यही जानना चाहते हो ना तुम? तो एक दुखद समाचार सुन लो, नागश्री अब मेरे शरीर में तो क्या इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। मार डाला है मैंने उसे, मार डाला असंभव। तुम उसको मार ही नहीं सकते किसी भी तरह से नहीं। मैंने उसको कैसे मारा इसकी चिंता छोड़ दे नागराज। तू कैसे मरने वाला यह सोचकर डर, और तू मुझे अपने सर्प बंधनों में कैद करके वार करना चाहता है, लेकिन तू भूल गया है कि नाग सम्राट नागराज को कोई भी सर्प बंधन बांध नहीं सकता है। अब तू अपनी जान की खैर मना। नागराज ने नागदंत पर विष पुकार छोड़ी, लेकिन नागदंत ने उस विष पुकार को बीच में ही काट दिया था। बड़े आश्चर्य की बात है, अपने जन्म की कथा जानने के बाद यह तो मुझे पता चल गया मेरे अंदर देवकालजयी का विष है और यही मेरी विष की भयंकरता का कारण, परंतु नागदंत को तो प्रोफेसर नागमणि ने बनाया है, फिर भी है मेरे जितना भयंकर विष कैसे उगल लेता है। खैर यह मैं बाद में सोचूंगा, अभी तो नागदंत को काबू में करने के लिए मेरी शारीरिक शक्ति ही काफी होनी चाहिए। लेकिन नागदंत ने उन सर्प शक्तियों को ही ताकत थी अनगिनत सांपों की शक्ति से भरा नागराज का एक बार नागदंत के शरीर से टकराया। आश्चर्य है, नागदंत में तो सारी शक्तियां वापस आ गई हैं, पर कैसे? और यह नागश्री को कैसे मार पाया? नागराज के मस्तिष्क में घूम रहे इस सवाल का जवाब पास में ही मौजूद था। नागदंत फिलहाल तो नागराज को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नागराज के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सर्प शक्तियां अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। अब नागराज शीघ्र ही अपनी सर्प सेना का प्रयोग करेगा और नागदंत कमजोर पड़ने लगेगा, और वही समय होगा मेरे मैदान में आने का। मिस किलर ने नागराज की फाइटिंग स्टाइल की बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि शीघ्र ही नागराज ने वही किया जो मिस किलर ने सोचा था। ऐसे लड़ते रहने से नतीजा नहीं निकलेगा, इसको सर्प पास में जकड़ना होगा। नागदंत ने भी जवाबी हमला किया और दोनों की सर्प शक्तियां आपस में घुट गई थी, लेकिन नागराज अपने हमले की तीव्रता को और तेज करता चला गया। नागदंत की सीमित नाग शक्तियां अब कमजोर पड़ने लगी थी और कुछ ही पलों बाद नागदंत नागराज के सर्प शिकंजों में कैद था। मैं जानता हूँ कि तू नागश्री से आजाद कैसे हुआ, लेकिन इस बार मैं कुछ पंख का इंतजाम करूंगा। इस बार मैं तुम्हारे शरीर में नागमणि सर्प को प्रविष्ट करा रहा हूँ। यह तुम्हारे रक्त में मिश्रित विष को चूस लेगा और फिर उस जहर में ही जिंदा रह सकने वाले सूक्ष्म सर्प कभी पनप ही नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि नागफनी सर्प पूरी तरह से बाहर आ पाता, नागराज के शरीर में कुछ कैप्सूल आ घुसे। यह क्या? किसने मुझ पर गोली चलाने की मूर्खता की है? मैंने नागराज, और न तो मैंने कोई मूर्खता की है और ना ही तुम पर गोली चलाई है। मिस किलर, तू नागदंत के साथ यहाँ से सब मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था नहीं है बोल नागराज, और तू इस जाल में ऐसा फंस गया जैसे गोंद में मक्खी होती है। ऐसे जाल तुम लोग बहुत बार बिछा चुके हो मिस किलर, लेकिन नागराज को अब तक मार सकने में तुम लोग सफल नहीं हुए हो। इस बार सफल होंगे नागराज, जरूर सफल होंगे। तू जानना चाहता है नागदंत की शक्तियाँ वापस कैसे आई? मैं लाई नागदंत की शक्तियाँ वापस। मैंने एक बहुत छोटा सा यंत्र बना है, रक्त में मौजूद लाल रक्त कणों से भी छोटा, और इस यंत्र की ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर दिया कि रक्त में मौजूद सूक्ष्म सर्पों को समाप्त कर दे। और फिर इस यंत्र को मैंने नागदंत के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया। उस वक्त नागदंत के शरीर में सिर्फ एक ही सूक्ष्म सर्प था, नागश्री, क्योंकि अब अन्य सर्पों को पनपने से पहले ही खत्म कर दे रहा था। इससे पहले कि नागश्री संभल पाता, मेरे यंत्र ने उसे खत्म कर दिया। नागदंत के शरीर में सर्प फिर से पनपने लगे और उसकी सर्प शक्तियाँ वापस आ गई। अब वही सूक्ष्म यंत्र भरे कैप्सूल मैंने तेरे शरीर में घुसा दिए हैं। उन दर्जनों यंत्रों ने अब तक तेरे रक्त में मौजूद सर्पों का विनाश शुरू कर दिया होगा। देख, तुझे कमजोरी आनी शुरू हो गई है। मेरे यंत्र मुझे मार नहीं सकते हैं मिस किलर, उनकी पावर कभी ना कभी तो खत्म होगी, और उन यंत्रों के निष्क्रिय होते ही मेरे रक्त में सर्प फिर से पनपने शुरू हो जाएंगे। इतना समय तुमको नहीं मिलेगा नागराज, क्योंकि तुमको मौत के हवाले करने को बेताब हो रहा है। नागतांत्रिका नगीना, नगीना तू भी? हाँ नागराज, तेरी मौत नगीना। तूने मेरा तंत्र मूड क्षतिग्रस्त करके मेरी तंत्र शक्तियों को सीमित कर दिया था, लेकिन मिस किलर द्वारा बनाया गया यह यंत्र काफी कुछ मेरे मंत्र मूड की तरह ही काम कर रहा है। मंत्र मूड के सामने ही मैं इसके जरिए अपनी शक्ति वार का तुझ पर वार कर सकती हूँ, और इस बार तू इसे मेरे शरीर से अलग करके मुझे बेबस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार पहले ही तुझे बेबस कर दिया है हम तीनों ने मिलकर। कमजोरी तेजी से बढ़ती जा रही है और मेरे शरीर से सर्प भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। मिस किलर के यंत्र बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इस वक्त मुझे इस जाल से निकलने के लिए किसी मदद की बहुत सख्त जरूरत है, वरना शायद ये तीनों अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नागराज फिलहाल यह नहीं जानता था कि मदद उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ा सारी बातें सुन रहा हूँ। पहले इस लड़ाई में कूदने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं इन विलनों की ताकत को नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे
काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग गया है, इसलिए अब इस लड़ाई में कूदकर नागराज की मदद करने का वक्त आ गया है। सिर्फ चंद लम्हे ही बचे थे। इस बार हमारे संयुक्त द्वार तेरी जान निकाल लेंगे नागराज, और तुझे बचाने वाला कोई कौन? ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? तुझसे कुछ काम था। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम इस लाल की तरफ आए हो। यह कौन था? सुपर कमांडो ध्रुव राजनगर में रहता है। नागराज को वहीं से जानता है। हालांकि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी यह कई दिग्गज विलेनों को धूल चटा चुका है। खतरनाक लड़ाका लगता है। आज नागराज के साथ इसको भी खत्म कर देते हैं। बगैर सुपर पावरों के यह हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। पीछा करो इनका। और थोड़ी ही दूरी पर तुमसे कुछ पूछने तुम्हारे घर गया था मैं, पर तुम वहाँ नहीं मिले। भारती के पास गया तो पता चला कि तुम उसी के पास थे। अभी अभी इस इलाके की तरफ आए हो। बस मैं भी इधर ही आ गया। वह मुझे फंसाने के लिए एक जाल था और मैं उसमें फंस गया। ये तीनों अपने आप में बहुत ताकतवर है और एक साथ तो इनका मुकाबला कर पाना लगभग असंभव है। वे 3 हैं तो हम भी 2 हैं नागराज। इनका मिलकर सामना करेंगे। इन तीनों के पास कई सुपर पावर है ध्रुव, और इस वक्त मैं भी बेबस हूँ और तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर नहीं है। हमारे पास हिम्मत है नागराज, और मैं इनकी शक्तियों के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है, सुनाओ मुझे। और थोड़ी ही देर बाद वे रहे दोनों। खत्म कर दो इनको। अगले ही पल मिस किलर आश्चर्यचकित हो गई। अरे अरे, यह लड़ाका तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। इसकी ये हिम्मत, मैं अभी इसे परलोक पहुंचाती हूँ। ग्रैंड मास्टर रोबो ने ध्रुव को ऐसे ऊर्जावारों को छकाने का अच्छा आभास कराया हुआ था, इसलिए ध्रुव मिस किलर के ऊर्जावारों से बचता हुआ कुछ ही सेकंडों में मिस किलर तक पहुंच गया था। और अगले ही पल मिस किलर के हाथ में थमा हुआ यंत्र ध्रुव के हाथ में था, और उससे अगले ही पल नागराज के हाथ में। नागराज कैच। नागराज ने पिस्तौल नुमा यंत्र हाथ में आते ही उसका रुख नागदंत की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। अरे अरे, यह क्या? अब मेरे शरीर के सांप मरने लगेंगे, मैं जानता हूँ। और मैं यह भी जानता हूँ मिस किलर ने तेरे अंदर पहले ही एक ऐसा यंत्र डाला था जिससे नागश्री को समाप्त कर दिया था। चूंकि मिस किलर ने इसका प्रयोग तुझ पर ही पहली बार किया था, इसलिए उसे यह भी पता नहीं होगा कि यह यंत्र कितनी देर तक सक्रिय रहता है। इस कारण मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मिस किलर ने इस यंत्र को कोई काट भी तैयार कर रखा होगा, वही मुझे देकर तेरे शरीर के अंदर के यंत्र को नष्ट कर दिया होगा, वरना यह यंत्र तेरे शरीर के भी नागों को पैदा होने नहीं देता। यह ध्रुव का आइडिया है। अब देखना यह है कि मिस किलर ने वाकई ऐसा कोई काट तैयार कर रखा है या नहीं कर रखा है, और वह जल्द ही पता करना होगा, वरना अपनी कमजोर हालत में मैं ज़्यादा देर तक नागदंत पर काबू बनाए नहीं रख सकता हूँ। सोच ले नागदंत, इस यंत्र के काट का प्रयोग करके बचेगा या मेरे हाथों से मरेगा। मैं नागदंत, यह नागराज की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आना। चाल हो या ना हो, मैं तो मारा ही जाऊंगा ना। मैं तो बताऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ नागराज ही मुझे बचा सकता है। उसे पहले मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी और उसे भी। और ऐसा करना फिलहाल मामूली काम होगा, क्योंकि तुम दोनों ही इस वक्त कमजोर अवस्था में हो और मेरे ऊर्जावार को झेल नहीं पाओगे तुम। उफ, दुष्ट दोगली, तुम मुझे ही मारने चली है। जल्दी करो नागदंत, इससे पहले कि है हम दोनों को यमपुरी पहुंचा दे। मुझको सूक्ष्म यंत्रों को नष्ट करने का तरीका बता दो। पिस्तौल के पीछे बने गोले को अपने शरीर से सटाओ। यह सारे यंत्रों को उस पर बिंदु पर खींच लेगा और फिर एक हल्के इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज से उनको नष्ट कर देगा। यह मुझे तुमको सिर्फ इसलिए बताना पड़ा क्योंकि पिस्तौल तुम्हारे पास ही थी, और सिर्फ यह पिस्तौल ही अपने द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म यंत्रों को निष्क्रिय कर सकती है। नागराज ने गोले को शरीर से हटाया और कुछ ही पलों बाद असर सामने आने लगा था। वाह, मुझे अपने शरीर में शक्ति वापस आती महसूस हो रही है, यानी सूक्ष्म यंत्र नष्ट हो रहे हैं। जल्दी करो नागराज, अब यह यंत्र मुझे दे दो। ओह, मिस किलर के अंधाधुंध ऊर्जावारों में से एक ने पिस्तौल को ही नष्ट कर दिया था। मैं मिस किलर को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस किलर के कुछ समझ पाने से पहले ही नागदंत उस पर टूट चुका था। वाह, क्या सीन है! इनकी दोस्ती और दुश्मनी में कोई फर्क ही नहीं है। अब मुझे बस इतना इंतजाम करना है मिस किलर नागदंत से दूर न भाग पाए। नागराज की सर्पसेना ने नागदंत और मिस किलर को मजबूती से जकड़ दिया था। अब तुम दोनों लड़ते रहो, तब तक मैं देखा हूँ कि ध्रुव और नगीना कहाँ चले गए हैं। ध्रुव और नगीना ज़्यादा दूर नहीं गए थे। उफ, ये क्या, मेरी मोटरसाइकिल! अभी तो तेरा हाल भी इस मोटरसाइकिल जैसा ही होगा ध्रुव। नागीना की तंत्र शक्ति तुझे भी जलाकर रख कर देंगी। तुम्हारी शक्ति का मुख्य स्रोत तुम्हारे गले में लटक रहा यह गोला है नगीना। अगर इसको मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं तो तुम्हारी तंत्र शक्तियाँ काफ़ी हद तक बेकार हो जाएंगी। इतना तो मैं तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया हूँ। उसके लिए तुझे मेरे पास तक आना होगा लड़के, और यह कर पाना तेरे बस की बात नहीं है। अगर तुमको हरा पाना मेरे बस का काम नहीं है तो फिर मेरा यह काम। मरने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो चला। जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। तेरी जिंदगी तो अब कुछ ही पल की बची है ध्रुव, क्योंकि मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। चाहे तू दुनिया के किसी भी छोर तक भाग ले, मैं जानता था कि नगीना मेरे पीछे जरूर आएगी।
इन खलनायकों के अंदर झूठे अहंकारों की भावना बहुत तेज होती है और यही इनकी हार का कारण बनता है। अब नगीना को हराने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, अपनी स्टार लाइन और पेड़ की एक डाल। नगीना को यह नहीं पता था कि ध्रुव के पास वह दिमाग है जो तिनके से के भी स्टील को काटने की क्षमता रखता है। जाएगा कहाँ वह मच्छर, अभी मैं उसको ढूंढ लूंगी। चारों तरफ दौड़ती हुई नगीना की नजरें अपने पैरों के नीचे नहीं देख रही थी। अगले ही पल नगीना का शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था और तंत्र गोला जमीन पर पड़ा हुआ था। बड़ी मामूली सी चाल थी नगीना, लेकिन तुम इसमें चूहे की तरफ फंस गई। उफ, तो तूने अपने रास्ते से फंदा बनाया था, लेकिन इससे तू समझ कि नगीना बेबस हो गई। नगीना अभी भी अपनी क्षीण तंत्र शक्ति से तुझे समाप्त कर सकती है। अब नहीं नगीना, अब नागराज ध्रुव की मदद को आ गया है। वाह नागराज, आखिर तुमने उन दोनों को परास्त कर ही दिया। नहीं ध्रुव, हम दोनों ने प्लान तो तुम्हारा ही बनाया हुआ था। अब इन तीनों को किसी सुरक्षित कैद में। अरे यह क्या, ये दोनों तो गायब हो गए हैं। नगीना भी गायब हो रही है। नागराज, यह क्या हुआ नागराज, ये तीनों एकाएक गायब कैसे हो गए? मालूम नहीं ध्रुव, लेकिन देर सवेर इस रहस्य पर से पर्दा उठ ही जाएगा। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे? तुमको कुछ दिखाना था नागराज, और वह चीज़ मैं तुम्हारे घर पर ही छोड़ आया हूँ। चलो वहीं चलकर सब बताता हूँ मैं। और फिर नागराज के महानगर स्थित बंगले पर, ओह, फिर उस मसीहा के पास से मिले इस संगीत यंत्र और इस नक्शे को मैं यहाँ पर ले आया। देखने से तो यह नक्शा पुरानी नगरी का लगता है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। शायद भारतीय चैनल पर मसीहा वाली इस घटना के बारे में विस्तार से कुछ कह रही है। भारतीय चैनल पर समाचार जारी थे। प्रधानमंत्री श्री गुजराल ने महानगर में 10 करोड़ की लागत से बनी नई अंतरिक्ष वेधशाला का उद्घाटन किया है। स्टॉक मार्केट, खेल समाचार एवं मौसम की विस्तृत जानकारियां इस ब्रेक के बाद। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। शायद आगे के समाचार में कोई महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। सूचना वाकई महत्वपूर्ण थी। इस प्रसारण को देखने वाले सभी धरतीवासी सावधान। पृथ्वी का अंत होने वाला है सिर्फ 36 घंटे बाद। सारे पापी मरेंगे और सिर्फ वे ही बचेंगे जो प्रभु के दूत मसीहा की शरण में आएंगे। अरे यह तो वही आदमी है नागराज। आसमान से प्रभु का कहर टूटेगा। मेरे साथ प्रभु से दया की भीख मांगो और अपने प्राण बचाओ। इस संदेश की कैसेट सारी दुनिया के अग्रणी टीवी चैनलों को भेजी जा चुकी है। सारी दुनिया कुछ ही देर में मसीहा के साथ होगी। आओ प्रभु के दूत, देवदूत मसीहा के पास आओ। क्या बकवास है। इस आदमी को मैंने पुरानी नगरी से कुछ देर पहले गुंडों के हमले से बचाया था। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, वह दुनिया की रक्षा कैसे करेगा? मैं भी इस पागल की बातों को बकवास मान लेता, जरूर मान लेता, अगर इसके पास यह अद्भुत यंत्र ना होता तो। इसके कथन में कुछ सत्यता तो हो सकती है नागराज, और सत्यता को परखने के लिए मुझे अंतरिक्ष वेधशाला जाना होगा, क्योंकि इस मसीहा के अनुसार प्रभु का कहर आसमान से टूटेगा। यह जरूर किसी उल्का या धूमकेतु की बात कर रहा है। तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद करोगे ध्रुव। मैं तो फिलहाल अपना समय उन तीनों दुष्टों को ढूंढने में लगाऊंगा। शायद उन्होंने और मसीहा में कोई स्कीम मिलकर बनाई हो। इस अभूतपूर्व प्रसारण से सभी लोग अचक्के रह गए थे। यह क्या मजाक है मिस्टर पहलाजा? ऐसी कैसेट हमारे चैनल पर चली कैसे? मुझे भी धोखा दिया गया है मिस भारती। यह आदमी हमारे पास पर्यावरण संरक्षण पर बने एक संदेश की कैसेट लाया था। मैंने चलाकर भी देखी थी। उसमें इस संदेश के लिए मुझे डबल पैसे भी दिए गए थे, नगद। शायद जब मैं पैसे गिन रहा था तब उसने बड़ी सफाई से कैसेट बदल दी। बताइए अब मैं क्या करता? गलती तो हुई है मिस्टर पहलाजा, और इसका असर क्या होगा यह मैं नहीं समझ रही हैं। एक मैसेज एक बार भारतीय चैनल जैसे बड़े चैनल पर चल चुका है। इसको उदाहरण मानते हुए दुनिया के दूसरे बड़े चैनल भी इसको चलाने में कोई नुकसान नहीं समझेंगे, लेकिन जनता में आतंक फैल जाएगा। चारों तरफ भगदड़ मच जाएगी और दुनिया के खत्म होने से पहले ही हो जाएगा दुनिया का विनाश। भारती का डर बेबुनियाद नहीं था। जनता में आतंक फैलने लगा था। लोग झड़ छोड़कर जा रहे थे। कुछ किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में, कुछ लोग भी पृथ्वी का विनाश होने से पहले अपने सगे संबंधियों से मिल लेना चाहते थे। ध्रुव इस आतंक को रोकने की कोशिश में महानगर स्थित नई अंतरिक्ष वेधशाला में जा पहुंचा था। उन 2 धूर्त वैकेंट राजू और डॉक्टर शाह को बेनकाब करके तुमने हमारे देश के स्पेस रिसर्च कार्यक्रम पर बहुत उपकार किया ध्रुव। तुम्हारे लिए तो हमारी नई और अत्याधुनिक वेधशाला की सभी सुविधाएं हाजिर है। आपकी मदद के प्रस्ताव के लिए मैं आभारी हूं डॉक्टर कादिर, परंतु फिलहाल मुझे किसी ऐसी मदद की आवश्यकता नहीं है। आपने भारतीय चैनल पर हुए पृथ्वी के विनाश के प्रसारण के बारे में तो सुन ही लिया होगा। आप मुझे यह बताएं कि धरती से किसी उल्का धूमकेतु के टकराने की संभावनाएं कितनी है? फिलहाल तो बहुत है ध्रुव, लेकिन कम से कम अगले 50 सालों तक नहीं, कोई नहीं। हमारा अंतरिक्ष विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले ऐसे किसी खतरे को हम सालों पहले देख लेते हैं और उसके पथ से यह भी गणना कर सकते हैं कि वह पृथ्वी से कितनी दूरी से निकल जाएगा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी उस पागल मसीहा की बातों पर यकीन कैसे कर रहा है, जबकि कहीं से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। डॉक्टर कादिर, क्या बात है प्रोफेसर कृष्णा, आप इतने घबराए क्यों हैं? ये फोटोग्राफ एक नए तारे के हैं। हमारे टेलीस्कोप ने अभी अभी खींचे हैं। यह वास्तव में एक धूमकेतु है, एक विशाल धूमकेतु, और यह
इसकी कक्षा की रिपोर्ट इसके अनुसार यह धूमकेतु पृथ्वी से टकराने जा रहा है अगले 36 घंटे के अंदर अंदर। असंभव, इतनी जल्दी यह धूमकेतु पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं सकता है प्रोफेसर किर्सन, इसे अभी अभी तो देखा गया है। पहुंच सकता है सर, यह धूमकेतु अन्य धूमकेतु की तुलना में 100 गुना ज़्यादा तेज गति से सफर कर रहा है। यानी अगले 36 घंटे में यह पृथ्वी तबाह हो जाएगी, विनाश हो जाएगा पृथ्वी का। हमको तुरंत प्रधानमंत्री को सूचना भेज देनी चाहिए। उफ भगवान, यानी मसीहा की बात ही निकली। डॉक्टर कादिर, यह एक संगीत यंत्र है, क्या इसके संगीत का आप किसी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं? इससे क्या होगा ध्रुव? शायद इससे मुझे पृथ्वी का विनाश रोकने में कोई मदद मिल सके। और फिर यह तरंग विश्लेषण सितारों से आने वाले सिग्नलों को रिकॉर्ड भी करता है। इसका विश्लेषण करके हमको यह भी बताता है कि वे किस प्रकार की तरंगें हैं और किस स्रोत से आई हैं। इस यंत्र के संगीत को भी इसी पर चलाकर देखते हैं। तरंग विश्लेषक ने संगीत का विश्लेषण शुरू किया, साथ ही साथ डॉक्टर कादिर की आंखें फैलती चली गई थी। या अल्लाह, यह संगीत किसी भी ध्वनि तरंग से मेल नहीं खाता है। ऐसा तरंग ग्राफ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। देखा ही नहीं, इसका क्या मतलब है डॉक्टर कादिर? इसका मतलब है यह संगीत इस पृथ्वी का नहीं है, किसी और ग्रह का यह संगीत है। ओह, अब मैं कुछ समझ रहा हूँ। आप लोग पृथ्वी को अपनी तरह से बचाने की कोशिश कीजिए, मैं अपनी तरह से कोशिश करता हूँ। मुझे वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से मसीहा यह मंत्र लाया है, और उस जगह को ढूंढने के बाद मुझे उस तरीके का पता चल सकता है जिससे कि पृथ्वी को बचाया जा सके। इधर ध्रुव करोड़ों जिंदगियों की बचाने की रास्ता तलाश कर रहा था, तो कहीं एक नई जिंदगी को ख़त्म करने की जी तोड़ कोशिश की जा रही थी। यह हम लोग कहाँ आ गए हैं? इस शीशे के चैम्बर में कैद। जरूर कोई हमको बंदी बनाना चाहता है। गलत, आप लोग मेरे बंदी नहीं बल्कि मेरे मेहमान हैं। ये शीशे के चैम्बर तो मेरे टेलीपोर्टेशन चैम्बर है, इसलिए आप लोगों को इन्हीं चैम्बरों के अंदर प्रविष्ट होना पड़ता है। मिस्र के एक पिरामिड में हैं आप लोग। स्वागतम, तूतनखामेन के दरबार में आपका स्वागत है। तूतनखामेन नाम तो बहुत सुना है, परंतु मुलाकात पहली बार हो रही है। इस तरह हमको बुलाने का क्या मतलब है? सहयोग मित्रों, सहयोग। कुछ तुम मुझे दे सकते हो और कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लोगों की तरह ही नागराज ने मुझे भी शक्तिहीन कर दिया है। मेरा मुखौटा ही मेरी मुख्य शक्ति था। इस वक्त जो मुखौटा मैं पहने हुए हूँ यह नकली है, सिर्फ एक मुखौटा, इसमें कोई शक्ति नहीं है। और जब तक मैं अपना असली मुखौटा नहीं पहन लेता तब तक मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। आत्माएं एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट कर सकने की शक्ति, चाहे वह शरीर मृत ही क्यों ना हो। तो तुम अपना मुखौटा पहन क्यों नहीं लेते हो? तुम तो अपने आप को अपराधियों का शहंशाह मानते हो ना। नागराज ने मेरी इस भ्रम को दूर कर दिया है। उसके द्वारा मेरा मुखौटा उतार दिए जाने के कारण मेरा मुखौटा इन पिरामिडों के नीचे बनी असंख्य छोटी गुफाओं और सुरंगों के बीच कहीं पर बने शक्ति स्थल पर पहुंच गया है, और उन सुरंगों और गुफाओं में नागों का वास है। मेरी शक्तियाँ उन नागों पर व्यर्थ हैं। अगर नगीना और नागदंत उन सर्पों को कब्जे में लेकर उससे शक्ति स्थल का पता लगा ले तो मैं उन लोगों से वादा करता हूँ मैं नागराज को खत्म कर दूंगा। सौदा तो आकर्षक है, लेकिन फिलहाल हमारी शक्तियाँ भी हमारे पास नहीं हैं, और बगैर नाग शक्तियों के हम नागों पर काबू नहीं पा सकते हैं। तुम लोगों की शक्तियाँ एक बार मेरी बदौलत वापस आ चुकी हैं नगीना, उनको मैं दोबारा वापस ला सकती हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर तय हो गया कि तुम लोग मेरा काम करोगे, मैं तुम्हारा। यह खलनायक आने वाले खतरे से अनजान थे, लेकिन पृथ्वी की विनाश की खबर पूरे संसार में फैल चुकी थी। लोग बदहाउस होकर इधर उधर भाग रहे थे। यह आखिर हो क्या रहा है? पृथ्वी की विनाश की धमकियाँ तो हम लोग दिया करते थे। यह धमकी नहीं, सच्चाई है ग्रैंड मास्टर। अब कोई दुनिया ही नहीं रहेगी जिसको खत्म करने हम धमकी दे सकें। बोनावामन, तुम यहाँ पर कैसे? खैर छोड़ो, सिर्फ यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सब कुछ खत्म होने वाला ग्रैंड मास्टर रोबो, और उसको बचाने की कोशिश करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं धूमकेतु को रोक तो नहीं सकता हूँ, तुम नहीं रोक सकते, लेकिन ध्रुव उसको बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकता है, और उसमें हम ध्रुव की मदद कर सकते हैं। तुम्हारा संगठन दुनिया के कोने कोने में फैला है। ध्रुव राजनगर में ही नहीं है, और सिर्फ तुम ही अपने आदमियों की मदद से उसे ढूंढ सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो। बैठकर मौत का इंतजार करने से तो अच्छा है कि कुछ करके मौत से लड़ा जाए। आखिरी दम तक समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। पृथ्वी तथा विनाश के मिलन का पल नजदीक आता जा रहा था। यह रहा वह विनाशकारी धूमकेतु, दिन के उजाले में भी नजर आ रहा है। मुझे बहुत जल्दी काम करना होगा, लेकिन इतनी बड़ी जगह में वह स्थान कैसे ढूंढा जाए जहाँ से मसीहा यह मंत्र लाया? 1 मिनट, वातावरण में है बारूद की महक। यह महक इधर से आ रही है, मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। विस्फोट हुए काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी बारूद से सना मलबा महक छोड़ रहा था। ये रही वह जगह। विस्फोट होने के सारे लक्षण यहाँ पर मौजूद हैं। एक दरार भी है, नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं। मुझे नीचे जाना चाहिए। हे भगवान, है क्या? तुम भी देवता का धन लूटने आए हो? उस दुष्ट के साथी हो तुम भी? आ गए हो तो अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे तुम। बांध दो इसको। इसके और साथी
के कारण ही हम पर प्रभु का कहर टूट चुका है। इधर ध्रुव एक नई मुसीबत में फंस चुका था और लगभग इसी वक्त नागराज एक हेलीकॉप्टर में मिस्र की राजधानी काहिरा की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ था एक हमसफर सोडांगी। तुम्हारा कहना एकदम सही लगता है। नगीना, नागदंत और मिस्किलर ठीक उसी तरह से गायब हुए हैं जिस तरह से मेरी काहिरा यात्रा के दौरान कई अपराधी गायब हो गए थे। होना हो इसके पीछे जरूर तुतनखामेन का ही याद है। ये बात भी अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आज समुद्र जलियाने से भरा हुआ है। ये सारे लोग भी काहिरा की तरफ ही जा रहे हैं, पर क्यों? काहिरा के ऊपर मंडराते ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अरे ये सारे लोग तो पिरामिडों के पास के रेगिस्तान में एकत्रित हो रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग, पर क्यों? और बीच में एक आदमी एक रहस्यमय दंड लिए खड़ा हुआ है। एक आदमी रहस्यमय दंड हाथ में लिए हुए, जैसे मसीहा ने अपने टीवी प्रसारण में थामा रखा था। जरा मुझे दूरबीन तो देना सोडांगी। नागराज दूरबीन पर आंखें लगाते ही चौंक उठा। अरे यह तो सचमुच मसीहा ही है। यह तुतनखामेन के अड्डे के इतने पास क्या कर रहा है? जरूर यह मसीहा दुनिया के विनाश के लिए तुतनखामेन और बाकी तीनों खलनायकों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह पिरामिड है तुतनखामेन का अड्डा। हेलीकॉप्टर यहीं पर उतारो नागराज। नागराज पृथ्वी का विनाश रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पृथ्वी के अन्य वासी भी चुपचाप बैठे हुए नहीं थे। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी ताकतें हैं। आज पृथ्वी को बचाने के लिए हमको अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए। पृथ्वी का विनाश करने के लिए आ रहे धूमकेतु को अपने रास्ते से हटाने या नष्ट करने के लिए हमको अपने पास के सारे न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? इसमें सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं है राष्ट्रपति महोदय। जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो न्यूक्लियर शस्त्रों का भंडार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम सब इस योजना में सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे। आप सब लोग अपने अपने देश की सभी न्यूक्लियर मिसाइलों का निशाना इस धूमकेतु पर लगा दीजिए। हम अपनी सभी मिसाइलें एक साथ ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ध्रुव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसकी कमरबंद में से हमको कुछ धातु के धारदार टुकड़े और यह यंत्र मिला है सरदार सबीना। यह यंत्र तो देवता के चरणों में रखा था, जिसे वह दाढ़ी वाला दुष्ट उठा कर ले गया था। इसके पास यह यंत्र मिलने के बाद अब कोई शक नहीं है, यह उसी दुष्ट का साथी है। इसकी एक ही सजा हो सकती है, मौत की सजा। जिंदा जला डालो इसे। कुछ ही देर में ध्रुव के चारों तरफ लकड़ियां सजा दी गई थी। अब हम पवित्र जल से देवता का आमचन करेंगे और प्रभु से दुष्ट की बलि स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे। यह पानी, यही मेरे बचने का एकमात्र तरीका हो सकता है। ध्रुव की एक सधी हुई किक ने घड़े का पानी लकड़ियों पर आ गिरा था। यह सचमुच दुष्ट प्राणी है। इसने पवित्र जल को लात मारी। शायद ये लकड़ी को गीला करके जलने से बचना चाहता है, लेकिन हम गीली लकड़ियों को जलाकर इसे मारेंगे। लगा दो आग। सरदार का आदेश मिलते ही लकड़ियों को सुलगा दिया गया था और गीली लकड़ी से गाढ़ा धुआं निकलकर ध्रुव को अपनी आगोश में समेटने लगा था। कुछ ही देर में धुआं उगलती गीले लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी। धुएं की मोटी चादर और आग की ऊंची लपेटों ने कुछ मिनटों के लिए ध्रुव को कबीलियों की नजरों से ओझल कर दिया था। और जब आग की लपटें खत्म होने लगी, अरे खंबे के साथ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गया वह दुष्ट? मैं यहाँ हूँ सरदार, और ना तो मैं उस दाढ़ी वाले का साथी हूँ और ना ही दुष्ट हूँ। अगर मुझे जरा सा भी आभास होता कि यह एक पवित्र स्थल है तो मैं बगैर आप लोगों की इजाज़त लिए यहाँ कभी नहीं आता। अपनी गंदी जुबान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू, पर तू आग से बचकर वहाँ कैसे पहुँचा? मैं लकड़ियों पर पानी गिराया था, इसलिए था ताकि मैं गीली लकड़ियों के धुएं की आड़ में अपने पैरों को मोड़ हाथों तक ले जा सकूँ और अपने बूट की हील में रखे कुछ तेजदार हथियार उजाड़ निकाल कर आज़ाद हो सकूँ। अगर यही काम मैं उन जंगलियों की नज़रों के सामने करता तो अगले ही पल मेरे भाले शरीर को भेद से देते और फिर धुएं की आड़ में ही मैं खंभे पर चढ़ गया, दीवार पर कूद गया। नीचे देख रहे जंगली यह दृश्य देख नहीं पाए थे। मैं बचा सिर्फ इसलिए हूँ सरदार क्योंकि प्रभु शायद मुझे मारना नहीं चाहता है। क्यों? ठीक है ना गलत? तुम बचे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुमको आग से मरना नहीं चाहते हैं। वे तुमको बेकार जाने देना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू इस विशालकाय छिपकली का भोजन बनकर अपने प्राण गंवाओ। वे उसी प्रकार की विशालकाय छिपकलियों का वार था जैसा एक अन्य छिपकली नागराज तक ठीक सामना नहीं कर पाया था, जबकि नागराज में कई जबरदस्त शक्तियां मौजूद थी। ध्रुव तो एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। और इसी वक्त वहां से दूर काहिरा के पिरामिडों के नीचे बनी गुफाओं और सुरंगों की भूल भुलैया में सोडांगी नागराज को उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। बस नागराज, हम तुतनखामेन के अड्डे तक पहुंचने ही वाले हैं। अगली 2 सुरंगें पार करते ही तुतनखामेन का इलाका शुरू हो जाएगा। बड़ा रहस्यमय है यह सब, लेकिन तुम तुतनखामेन के बारे में इतना कैसे जानती हो? और इतने सालों तक तुम पिरामिडों के नीचे क्यों रही थी? मुझे अभी तक एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारी गुजरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तुतनखामेन हमारा युगों पुराना दुश्मन है नागराज, और मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह रही थी। यहाँ पर तो इच्छाधारी नागों की पूरी बस्ती बसी हुई है। उसमें से कई मेरे संबंधी और रिश्तेदार भी हैं। वे यहाँ पर क्यों रहते हैं? अगर वे चाहें तो किसी और सुरक्षित स्थान पर अन्य इच्छाधारी नागों के साथ रह सकते हैं। चाहे तो मैं उनको नागद्वीप भिजवा दूँ? नहीं नागराज, उनको यहीं पर रहना होगा।
सिर्फ वे ही तुतनखामेन जैसी दुष्ट आत्माओं का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उनका जादू उन नागों पर नहीं चलता है। अगर वे सिर्फ यहाँ से चले गए तो इन पिरामिडों में रखी शक्तियों को वे दुष्ट लूट लेंगे और इन शक्ति और अपान धन को कब्जे में करने के बाद तुतनखामेन जैसे खलनायक अजय हो जाएंगे। मेरे संबंधी नाग यहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा के लिए रहते हैं। ओह, फिर तुम मेरे साथ क्यों चली आई सोडांगी? मुझे दुनिया घूमने का शौक है नागराज, और यह सुख तुम्हारे साथ रहकर ही पूरा किया जा सकता है। वैसे भी यहाँ पर एक नागिन के कम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो तुम दोनों के दुनिया से कम हो जाने पर बहुत पड़ेगा नागराज और सोडांगी। तुतनखामेन की मनी सेना। मगर ये सुरंगें तो तुतनखामेन के इलाके में नहीं आती। लगता है तुझे यहाँ से गए काफ़ी समय हो गया सोडांगी। अब ये सभी सुरंगें तुतनखामेन यानी फराओ के साम्राज्य में ही मिला ली गई हैं और तेरे सभी साथी नागों को बंदी बना लिया गया है। अब तेरी आंखों के सामने उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। बंदी बना लिया गया असंभव। तुतनखामेन और तुम लोगों की शक्तियाँ उन पर बेअसर थी। तुतनखामेन की मनी सेना को तो मैंने नष्ट कर दिया था और उसका मुखौटा गायब होने से उसकी कई अन्य शक्तियाँ भी नष्ट हो गई थी। फिर ये मम्मियाँ कहाँ से आई? फराओ ने हमको मुखौटा लुप्त होने से पहले ही दूसरी आत्माएं डालकर जीवित कर दिया था नागराज, परंतु हमारा इस्तेमाल करने से पहले ही तुमने उनको भागने पर मजबूर कर दिया था। तो फिर जैसे मैंने उनको ख़त्म किया था वैसे ही तुमको भी ख़त्म कर दूंगा मैं। हम उन मम्मियों की तरह नहीं है नागराज, वे बहुत प्राचीन मम्मियाँ थी जो तुम्हारे वार से टूट गई। हम ऐसे नहीं, हम नहीं टूटेंगे। हम तुझे तोड़ेंगे और तू हमें मार नहीं सकता, क्योंकि हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। ये सही कह रहा है, मेरी किसी भी शक्ति का इन पर कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए इन पर अपनी शक्तियों का दूसरी तरह से वार करना पड़ेगा। तू कुछ भी कर ले नागराज, हमसे बच नहीं सकता है। अच्छा तो फिर आओ पकड़ो मुझे, बस इतना ध्यान रखना कि इससे पहले मैं तुमको ही न पकड़ लूँ। अब ये एकदम ठीक जगह पर खड़े हैं, बाकी का काम छत पर चिपके मेरे सर्व करेंगे, जिन्होंने ऊपर की चट्टानों को खोद खोद कर ढीला कर दिया है। ये दोनों तो अपना क्रियाक्रम करवा चुके हैं सोडांगी, तो फिर इसका क्रियाक्रम मैं कर देती हूँ। नहीं सोडांगी, इसको जान से मत मारना। इसकी बातों से लग रहा है कि पिछले कुछ समय से इस जगह में काफ़ी बदलाव आया है। शायद तुतनखामेन ने अपना अड्डा भी बदल लिया है। अगर ऐसा है तो यह मुर्दा हमको उस जगह तक ले जाएगा। नागराज तो अपने दुश्मनों के काफ़ी करीब पहुंच चुका था, लेकिन ध्रुव अभी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर था। उफ, इतनी विशालकाय होने के बावजूद भी यह छिपकली काफ़ी फुर्तीली है। अगर एक बार इसने मुझे अपने पंजे के नीचे दबा लिया तो मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले इसकी फुर्ती को कम करना होगा और इसके लिए इसके पैरों का ऐसा इंतजाम करना होगा ताकि यह तेजी से चल ना पाए। उसको तेजी से चलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास वार करने के लिए पंजों के अलावा भी और हथियार थे। उफ, इन जानवरों की पूछे भगवान ने क्यों बनाई है? ऐसे इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। वैसे तो ऐसे विशालकाय जानवरों को कब्जे में करने के लिए बेहोशी वाली रोड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन जंगलियों ने मेरी बेल्ट से बाकी की चीज़ों के साथ साथ नर्वस गैस कैप्सूल भी निकाल लिए हैं। दूसरा तरीका इनको जाल में फंसा कर बांध लेने का है, लेकिन यहाँ पर ना तो फंसाने की कोई चीज़ है और ना ही बांधने की। एक मिनट, बांधने की चीज़ तो है, पर मुझे उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। अगले ही पल ध्रुव एक तरफ लपका। ये दोनों खंभे काफ़ी मजबूत लग रहे हैं, यह छिपकली इसको गिरा नहीं पाएगी। अब मैं अपनी नायलॉन स्टील की स्टार लाइन का एक सिरा इस खंभे में बांध दूंगा और दूसरा सिरा लेकर छिपकली के गले में फंदा डालते हुए स्टार लाइन का दूसरा सिरा इस खंभे के नीचे बांध दूंगा। अब ट्राइनोटोड बेबस था। अरे, इसने सरीसृप को बेबस कर दिया है। टूट पड़ो, इस पर चारों तरफ से मार डालो इसे। चारों तरफ से कबायली ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे और ध्रुव के पास उनको रोक सकने का कोई तरीका नहीं था। इधर तुतनखामेन की आधी योजना पूरी हो चुकी थी। हमने तुम्हारा काम तो कर दिया तुतनखामेन, पर अब तुम अपना वादा पूरा कब करोगे? हाँ, हमको नागराज को मारना है। इसके लिए तुम नागराज तक जाओगे या नागराज को अपने जादू द्वारा यहाँ पर बुलाओगे। तुम तीनों को भारत के महानगर से यहाँ मिस्र में काहिरा तक लाने की प्रक्रिया में मैं अपनी अधिकतर जादुई शक्ति बेकार कर चुका हूँ। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं नागराज को महानगर से यहाँ तक बुला सकूँ, पर इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि नागराज खुद ही यहाँ तक पहुँच चुका है। वाह वाह, सोडांगी का ख्याल एकदम सही था। तुम तीनों की जान को तुतनखामेन नहीं बचाकर तुम तीनों को महानगर से यहाँ बुला लिया है। मैं जानता था कि इनके गायब होने का तरीका देखकर तुम नहीं तो सोडांगी तो अवश्य ही समझ जाएगी कि महान तुतनखामेन का काम है ये, और फिर तुमको ये यहाँ ले आएगी। ओह, यानी तुम मुझको यहाँ बुलाना चाहते थे? क्यों? क्या आत्महत्या का इरादा था तुम्हारा? आत्महत्या का नहीं, हत्या का नागराज। और इसके लिए सोडांगी का तुम्हारे साथ आना बहुत ज़रूरी था,
क्योंकि तुझे मौत के घाट उतारने के लिए जिस जल्लाद को मैंने चुना है उसका नाम है सोडांगी। सोडांगी असंभव, तुम पागल हो गए हो तुतेन खामिन, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सोडांगी अगर चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती तुतेन खामिन, अगर तुम चारों मिलकर मुझे मार नहीं सकते तो सोडांगी मुझे कैसे मारेगी? तुमको बाहर से वार करके मारना तो जरूर मुश्किल है नागराज, लेकिन अंदर से वार करके तुमको मारना बच्चों का खेल है। सोडांगी तुम्हारे शरीर के अंदर ही सूक्ष्म रूप में अपने सामान्य रूप में जाए तो वह तुम्हारा शरीर फाड़ कर बाहर निकल आएगी। और सोडांगी ऐसा क्यों करेगी? और शरीर फटते ही तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने संबंधियों से बहुत प्यार है नागराज। उधर देखो, वे हैं सोडांगी के संबंधी, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अब सोडांगी तो तुमको मारेगी या मैं इनको एक एक करके फांसी पर लटका दूंगा। ओह, तो तुमने इनको नागदंत और नगीना की सर्व शक्तियों की मदद से हराकर बंदी बना लिया है, यानी इनको यहाँ तक लाने का तुम्हारा यही मकसद था, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ तो हम पर विफल रहती है। पर यह करके तू मुझको धमका नहीं सकता। नागराज की एक जान पर हमारे सर्प तो क्या, पूरी सर्प जाति अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है। मैं तुमको धमका नहीं रहा हूँ सोडांगी, अगर सर्प जाति को नागराज पर जान देने का इतना ही शौक है तो शुरुआत तुम्हारे संबंधियों से ही करते हैं। तुतेन खामिन के एक ही इशारे पर एक नागिन का बदन हवा में ऊपर खिंच गया और उसका दम घुटना शुरू हो गया था। सोडांगी तड़प उठी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करने के लिए तुतेन खामिन की तरफ बढ़ती, उसके चेहरे के भाव बदल गए थे और वह नागराज की तरफ पलट गई। तुमको मरना होगा नागराज, मरना होगा। अरे सोडांगी तुम होश में आओ। मैं पूरे होश में हूँ नागराज, एक जान के कारण कई जानों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी मैं तुम मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने से ही नहीं रोक सकते हो, और अगर तुम्हारे सूक्ष्म सर्पों ने मुझे रोकने की चेष्टा की तो मैं उन्हें भी मार डालूंगी। हे देव, यह सच कह रही है, सूक्ष्म रूप में यह मेरे सर्प ही इसे रोक सकते हैं और वे इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर ये मेरे शरीर में प्रवेश कर गई तो अवश्य ही ये मुझे मार डालेगी। मैं इसको ज़्यादा देर तक चका नहीं पाऊंगा, मुझे भागना होगा। भागेगा कहा नागराज, अपनी मौत से बचकर आज तक कोई नहीं भाग पाया है। इसको रोको तुतेन खामिन, वे दोनों तो भाग गए हैं, जाएंगे कहाँ? जब तक ये इच्छाधारी नाग हमारी कैद में है तब तक सोडांगी नागराज को कहीं भागने नहीं देगी। तुतेन खामिन का ख्याल गलत नहीं था, क्योंकि लगभग 1 मिनट बाद ही नागराज और सोडांगी वापस कक्ष में आ चुके थे और सोडांगी नागराज के शरीर में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। नहीं सोडांगी, अपने आप पर काबू पाओ, यह तुतेन खामिन की चाल है। मुझे मारने के बाद वह तुमको भी नहीं छोड़ेगा। कुछ ही सेकंडों बाद सोडांगी नागराज के शरीर में पूरी तरह से समा चुकी थी। शाबाश सोडांगी, अब अपने सामान्य रूप में और फाड़ डाल नागराज का शरीर। इधर नागराज मौत के द्वार पर खड़ा हुआ था और उधर पूरी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर थी। अमेरिकी स्थित व्हाइट हाउस में सर, वह धूमकेतु पृथ्वी से कुछ ही लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम इंतजार नहीं कर सकते, मिसाइलें तुरंत ही छोड़नी होगी वरना देर हो जाएगी। पर एक समस्या है सर। अब समस्या क्या है? हमारे पास मिसाइलें पर्याप्त संख्या में नहीं है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक उल्का पृथ्वी की तरफ गिर रही थी, तभी उसको रोकने के लिए हमने आणविक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उसी कारण हमारे पास काफ़ी कम मिसाइलें बची हैं। हमको डर है शायद ये मिसाइलें धूमकेतु को रोकने के लिए कम पड़ जाएंगी। हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने पास की सारी मिसाइलें इस्तेमाल कर लो और बाकी 4 देशों को भी यही संदेश भेज दो। और फिर काहिरा में यह क्या हो रहा है? धूमकेतु पास आता जा रहा है और मुझे प्रभु की तरफ से कोई संकेत नहीं मिल रहा है। जीवन दंड चमक रहा है। अब मैं इन सैकड़ों हजारों लाखों आंखों का प्रभु का चमत्कार दिखाऊंगा। नष्ट कर दूंगा इस जीवन दंड से धूमकेतु को और बचा लूंगा पृथ्वी को। पर ये क्या? चारों तरफ से मिसाइलें धूमकेतु की तरफ बढ़ रही है। प्रभु के काम में दखल दे रहे हैं ये दुष्ट। मैं इन दुष्ट पृथ्वी वालों की ये योजना को सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन मसीहा के कुछ कर पाने से पहले ही निशाने पर सदी मिसाइलें एक साथ धूमकेतु से जा टकराई, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलों का सम्मिलित वार भी धूमकेतु को नष्ट नहीं कर सका है। अपने आप ही विफल हो गए ये दुष्ट। अब मसीहा रोकेगा धूमकेतु को जीवन दंड की ऊर्जा से। अपने आप ही चमक उठी जीवन दंड से ऊर्जा की किरण निकलकर धूमकेतु की तरफ लपकी और उस रहस्यमय ऊर्जा के एक ही वार ने धूमकेतु को टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया था। परंतु कहीं कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। धूमकेतु का एक छोटा सा टुकड़ा धूमकेतु से अलग होकर अब भी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और उसके गिरने का स्थान था काहिरा। मसीहा के सामने एक बड़ा गड्ढा बनते हुए वह टुकड़ा धरती में समा गया। शायद जीवन दंड की ऊर्जा उसे वहां खींच लाई थी। आसपास की पूरी धरती इस टकराव से कांप उठी। ऊपर सतह पर भी और नीचे बनी गुफाएं और सुरंगें भी। यह क्या था? भूकंप ही होगा। ऐसे मामूली झटके यहाँ पर लगते ही रहते हैं। इनको भूल जाओ और नागराज की मौत का नजारा देखो। सोडांगी फाड़ डालो नागराज को।
अगले ही पल नागराज चीख उठा। उसे देखने से यह साफ जाहिर था कि उसके शरीर के अंदर एक तेज दबाव पैदा हो रहा था। सबसे पहले उसकी छाती को फाड़ता हुआ एक हाथ बाहर निकला और खून बाहर टपकने लगा और फिर उसका पूरा शरीर दो भागों में बंटने लगा। नागराज के गले से ऐसे चीखें निकल रही थी जैसे किसी शेर को काटा जा रहा हो, और फिर चीखें शांत हो गई। खून से सनी सोडांगी नागराज की लहू से लथपथ लाश से बाहर निकल आई। तुम्हारा काम हो गया है तुतेन खामेन, अब मेरे संबंधियों को मुक्त कर दो। अब सोडांगी की भावनाएं उसके फर्ज पर हावी हो गई थी। मुक्त कर दो, तेरे संबंधियों को कर दूंगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे तुझसे नहीं इनसे काम है। अब मैं तुझे बंदी बनाकर इनको शक्ति स्थल से अपना मुखौटा वापस लाने के लिए वापस करूंगा। अपनी जान जाने के डर से तो इन्होंने मेरा काम नहीं किया, शायद तेरी जान जाने के डर से ये मेरा काम कर देंगे। नागीना नागदंत पकड़ लो इसे। नीच धोखेबाज, तूने नागराज को मेरे हाथों से मरवा दिया और तुमने किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी अब मैं। सोडांगी फुकारती हुई अकेले ही चारों से भिड़ गई थी। थोड़ी देर तक तो कोई उससे हाथ नहीं लगा पाया, लेकिन इतने शक्तिशाली शत्रुओं के सामने ज्यादा देर तक ठहर पाना असंभव काम था। शीघ्र ही सोडांगी गिरफ्त में थी। अब या तो मुझे मेरा मुखौटा वापस मिलेगा या तेरी गर्दन धड़ से अलग होगी। वहां से दूर, बहुत दूर एक और जाबाज शत्रुओं की गिरफ्त में आने वाला था। इसके कारण प्रभु का कहर हम पर टूटी पड़ा है। अब इसकी बलि लेकर प्रभु का क्रोध शांत करना होगा हमें। ध्रुव को धूमकेतु के नष्ट होने का कारण पता नहीं था, क्योंकि इतनी दूर से वह ना तो मिसाइलों को धूमकेतु से टकराते देख पाया था और ना ही मसीहा के ऊर्जावार को धूमकेतु को नष्ट होते हुए। धूमकेतु एकाएक गायब हो गया है और एक छोटे टुकड़े को मैंने पृथ्वी की तरफ गिरते देखा है। अब तक तो वह पृथ्वी से टकरा चुका होगा, लेकिन लगता है कोई नुकसान नहीं कर पाया है। अब यहाँ पर मुझे कोई काम नहीं है, बस मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलना है, और वह भी उस रहस्यमय संगीत यंत्र को लेकर। उस पर मैं कुछ और टेस्ट करना चाहता हूँ, पर यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैं थक चुका हूँ और ऊपर से इन जंगलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस वीराने में ना तो कोई पशु दिख रहा है और ना ही पक्षी जिसे मैं मदद के लिए बुला सकूं। कोशिश करने के बावजूद भी ध्रुव के जीतने की संभावनाएं कम होती जा रही थी, कम, बहुत कम। लेकिन इससे पहले कि अगला बार ध्रुव को कोई नुकसान पहुंचा पाता, जैसे बिजली सी चमक उठी हो। अरे, ऊपर हेलीकॉप्टर से कोई मेरी मदद कर रहा है। यहाँ पर मेरी मदद को कौन आया है? 1 मिनट बाद ही ध्रुव को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। एक आश्चर्यजनक जवाब। ग्रैंड मास्टर रोबो और बोनावामन, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवाब में रोबो ने ध्रुव को धूमकेतु से पृथ्वी को बचाने के सिलसिले में ध्रुव से मदद की बात की। ओफ, और मुझे यह सूचना भी मिल गई है कि तुमको पुरानी नगरी की तरफ आते देखा गया है। बस हम यहाँ आ गए। ओफ, लेकिन धूमकेतु का खतरा तो टल चुका है। अभी नहीं टला ध्रुव। धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा काहिरा में आकर गिरा है, ठीक वहीं जहाँ पर मसीहा अपने लाखों श्रद्धालुओं के साथ खड़ा है। और अब मैं धूमकेतु के उस टुकड़े से एक नई मुसीबत पैदा हो रही, उसका कारण मसीहा खुद है। आओ हेलीकॉप्टर में लगे। वीडियो उपकरण पर इसका सीधा प्रसारण आ रहा है। ये स्काई सैटेलाइट के द्वारा है। काहिरा में सचमुच एक विनाश का दूत जन्म ले रहा था। यही है प्रभु का वह रूप जो इस धरती से पाप का विनाश कर देगा। ध्रुव भी उस नई मुसीबत के दर्शन करके स्तब्ध रह गया था। यह तो कोई परग्रही प्राणी लगता है रोबो। हमको तुरंत काहिरा पहुंचना होगा। मेरा हेलीकॉप्टर ध्वनि से तिगुनी तेज गति से चलता है। यह हमको काहिरा पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। ठीक है, पर उससे पहले मैं यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें साथ ले जाना चाहता हूँ। काहिरा में रेगिस्तान की सतह के नीचे भी काफ़ी हलचल थी। ये रही तुम्हारी प्यारी सोडांगी नागो। मेरे एक इशारे पर इसका भेजा बाहर आ गिरेगा। अब बताओ, अगर मैं तुम लोगों को आज़ाद कर दूँ तो तुम लोग शक्ति स्थल से मेरा मुखौटा लाओगे या नहीं? कभी नहीं। तुझे जो करना है कर ले। ये हमारी चेतावनी को कोरी धमकी समझ रहे हैं मिस किलर। इनको सच्चाई दिखाओ। शुरुआत इसकी आंखें निकाल कर करो तुम। लेकिन इससे पहले कि मिस किलर तुतेन खामेन के आदेश पर अमल कर पाती, एक चमत्कार हुआ। ये तो नागफनी सर्प है, नागराज के शरीर में वास करने वाले विशेष सर्प। पर ये आए कहाँ से? इसको तो नागराज के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था। जरूर हो जाता मिस किलर, अगर मैं खत्म हो चुका होता तो। और हाँ, इस विशेष नागफनी सर्पों के चुंगल से छूटने की कोशिश मत करना, सफल नहीं हो पाओगे तुम। नागराज, तुम जिंदा कैसे हो? हम सब ने अपनी आंखों से सोडांगी को तुम्हारा शरीर फाड़कर बाहर निकलते देखा था। सोडांगी ने मेरा शरीर नहीं बल्कि उस पर चढ़ी केचली को फाड़ा था। वह केचली जो मैंने तब बदली थी जब मैं और सोडांगी कुछ देर को कक्ष से बाहर चले गए थे। हाँ, वह खून जरूर था, मेरा था, जो मैंने खुद ही अपनी नसों से छेद करके बाहर निकाला था। जब मैं तुम पर लपक रही थी तभी नागराज ने मानसिक संकेत द्वारा अपनी योजना मुझे बता दी थी। लेकिन इतना कुछ नाटक करके तुम लोगों को मिला क्या? मैं खुद तो आज़ाद नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे
संबंधी नागों को अवश्य मार सकता हूँ मैं। नहीं मार सकते हो तुतैन खामेन, क्योंकि जिसको तुम नाटक कह रहे हो वह इन बंदी नागों को मुक्त करने के लिए रचा जा गया था। जब सोडांगी को तुम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान मेरे नाग नगीना और नागदंत की शक्तियों को परास्त करके उनकी जगह लेने में जुट गए थे। इस वक्त इनको बांधने वाले नाग तुम लोगों के नहीं है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ से किसी सुरक्षित कैद में रखूंगा। ओह, अरे ये क्या स्टेपर, कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर देखता हूँ, ये देवी आइसिस है। ये तो किसी अजीब ही प्रकार का खतरनाक प्राणी लग रहा है, किसी गड्ढे से निकल रहा है। गड्ढा, ऐसा गड्ढा तो किसी उल्का के टकराने से बनता है, यानी उस धूमकेतु का कोई टूटा हुआ टुकड़ा टकरा है। कैसा धूमकेतु, तुम नहीं जानते, यानी तुम्हारा मसीहा से कोई संबंध नहीं है। मसीहा, वो आदमी जो स्टेपर एक दंड लिए खड़ा है, उससे मेरा क्या मतलब है? लेकिन उसके हाथ के दंड से मुझे मतलब जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं उसको ठीक पहचान रहा हूँ तो वह वही जीवन दंड है जिसका जिक्र मैंने सैकड़ों वर्ष पहले सुना था। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह जैविक ऊर्जा खींच सकता है। इसको पाकर मेरे मुखौटे की कभी पूरी हो सकती है। नागराज, यह प्राणी अगर धूमकेतु के टुकड़े से उत्पन्न हुआ है तो यह जरूर कोई ग्रहवासी और पृथ्वी के लिए खतरा है। हम सब मिलकर ही इसको हरा सकते हैं। तुम हमको आज़ाद कर दो, क्योंकि इस मुसीबत के टलने तक हम दुश्मन नहीं दोस्त रहेंगे। शायद तुतैन खामेन ठीक कह रहा है नागराज, मुझे भी इसकी बातों में दम लग रहा है सोडांगी। वैसे भी इन सबको तो मैं दोबारा ही पकड़ सकता हूँ अगर पृथ्वी बची रही तो। सतह पर स्थित सचमुच खतरनाक रूप धारण कर रही थी। जय हो प्रभु के कल की अवतार की। दुष्टों का विनाश करो प्रभु, विनाश करो। ठीक उसी वक्त, यस कमांडर, हमको F-73 लड़ाकू विमान ठीक उसी स्थान के ऊपर मंडरा रहे हैं जहां से उस रहस्यमय प्राणी को धूमकेतु के टुकड़े द्वारा बने गड्ढों से निकलते देखा गया था। खबर एकदम सही है, यह प्राणी हर पल आकार में बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम हमला करें? नहीं कैप्टन, इस हमले से वहां पर खड़े लाखों लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल तुम वापस बेस पर लौट जाओ अगले ही पल। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कमांडर के आदेश पर अमल कर पाता, ये दुष्ट अवतार को नुकसान पहुंचाने आए हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नष्ट कर दो पापियों को। हे कल की अवतार। अगले ही पल एक बिजली सी लपलपाई और दोनों लड़ाकू विमानों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। लेकिन मसीहा को पापियों को सिर्फ इतना डर मिलने से ही संतोष नहीं हुआ। ये दुष्ट फिर हमला करेंगे। हे कल की अवतार, इस स्थान को ही जलाकर राख कर दो जहाँ से ये आए हैं। मसीहा की प्रार्थना के जवाब में कल की अवतार के बदन से फिर से एक हरकत हुई। चमकती हुई किरण सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करती हुई काहिरा से कुछ ही दूर पर स्थित अमेरिकी एयरबेस से जा टकराई। जब रोशनी की चमक खत्म हुई तो वहां पर राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब तक दुनिया ने इन पापियों का अंजाम देख लिया होगा। अब या तो ये सारे प्रभु की शरण में आएंगे या इनका विनाश हो जाएगा। गलत मसीहा, पापी ये मानव नहीं तो खुद है जो पापियों की आड़ में निर्दोषों को मार रहा है। कौन? ओफ नागराज, तो तुम भी प्रभु की शरण में आ ही गए, और वह भी अपने साथियों के साथ। होश में आओ मसीहा, यह प्रभु का रूप नहीं किसी दूसरे लोग का प्राणी है, और अगर इसने विनाश बंद नहीं किया तो हमें इसको नष्ट करना ही होगा। तू नश्वर प्राणी प्रभु के अवतार को नष्ट करेगा। छोटा मुंह बड़ी बात, उससे पहले तू ही नष्ट हो जाएगा। हे अवतार, नष्ट कर दो इन 5 नास्तिकों को। मसीहा के आदेश का तुरंत पालन हुआ, लेकिन किसी को कोई नुकसान पहुंचा, क्योंकि सब इस हमले की पूरी उम्मीद कर रहे थे। अब हम क्या करें नागराज? तुम्हारे पास कोई योजना है या नहीं है? तुम लोग इसका दान बटाने की कोशिश करो। उस दौरान मैं इसके पास पहुंचकर इस पर अपने विषदंश का प्रयोग करूंगा। यह तुरंत गल कर मर जाएगा, क्योंकि इस पर विश्वकार या सर्प सेना का असर तो होने से रहा। ओह, तुतैन खामेन को एक बार लग गया है। ओह आश्चर्य, मुझको यकीन नहीं हो रहा। मैं तो एक आत्मा हूँ, मुझ पर ऐसे ऊर्जावार का खास असर नहीं होता, लेकिन इस बार से तो मुझे अपनी ऊर्जा खींचती सी लग रही है। अगर ये बार हमको लग गया तो हमारा भी यही हाल होता। इसलिए अब हमको पलटकर जवाबी हमला करना होगा। इस पर मेरा साथ वार करो। एक साथ बड़ा वार को 3 तरफ से कल के अवतार पर एक साथ वार हुआ, लेकिन जैसे ही तीनों वारों का स्पर्श उसके शरीर से हुआ, उफ, मेरे शरीर की तंत्र किरण के जरिए खींच रही है और मैं अपनी तंत्रिक किरण को बंद नहीं कर पा रही हूँ। मेरा भी यही हाल है। इस प्राणी ने हमारी किरणों को ही पकड़ लिया है। मैं भी सर्परस्सी को शरीर से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। शीघ्र ही तीनों के बेहोश शरीर जमीन पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे रस निकलने के बाद गन्ने को छुआ जाता है। उफ, इस प्राणी को शीघ्र ही रोकना होगा अब, और जरूरी हो गया है। मैं इसके शरीर तक तो शायद ना पहुंच पाऊं, लेकिन इन तंतुओं में से एक को जरूर पकड़ सकता हूं। मुझे झटका तो जरूर लेकर, लेकिन बेहोश होने से पहले मैं अपना जहर इसके शरीर में पहुंचा दूंगा। नागराज ने अपने विष तंतुओं में गड़ाए जरूर, लेकिन उसका अवतार पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे तंतु ने अपना आकार बढ़ाकर नागराज को अपने शरीर की चपेट में ले लिया।
नागराज की जैविक ऊर्जा तेजी से खींचनी शुरू हो गई तो यह तो बार उल्टा पड़ गया है। इस प्राणी की शक्तियों को मैं कम आंका था। खास मैंने ध्रुव की बात को गंभीरता से लिया होता, क्योंकि अगर वह इस वक्त यहाँ होता तो इस जीव को नष्ट करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता। यह क्या अचानक जैसे नागराज की मुराद पूरी हो गई थी। पहले तो स्टार ब्लेडों के स्टिक निशाने ने तंतुओं को काटा और फिर नागराज का सिर कल के अवतार से दूर खींच लिया गया। ध्रुव तुम यहाँ कैसे? किस्मत से हम दोनों की मंजिल एक ही थी नागराज। वह यह जीव बहुत खतरनाक है ध्रुव, और यह मसीहा किसी प्रकार से इसको नियंत्रित कर रहा है। अगर यह नष्ट नहीं हुआ तो मसीहा इसके जरिए पूरी दुनिया को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। घबराओ नहीं नागराज, मैं इसको काबू में करने का तरीका साथ लाया हूँ। यह ब्लैक बॉक्स इसे और रोबो बोना वामन, ग्रैंड मास्टर रोबो और मोना वामन दोनों ही हेलीकॉप्टर के फटने से पहले ही कूद चुके थे और रेत के टीलों पर गिरने का उनको ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी। ध्रुव ने बिना कोई वक्त खोए ब्लैक बॉक्स को ऑन करके कल के अवतार के शरीर पर फेंक दिया। सम्मोहित कर देने वाली संगीत की धुन हवा में तैरने लगी। सब पर बेहोशी सी छाने लगी थी, सिवाय कल की अवतार के हल्के से दबाव से ही ब्लैक बॉक्स के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए और ध्रुव को इस दृष्टता की सजा भी तुरंत मिल गई थी। ध्रुव, ओह ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? कम से कम जिंदा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन शरीर में लग रहा है जैसे कि कोई जान ही ना हो। यह जैविक ऊर्जा का वार था ध्रुव। इस वार ने तुम्हारी सारी जैविक ऊर्जा यानी एनर्जी को सोख लिया है। ऐसा ही एक और वार तुमको लग गया तो तुम नष्ट हो जाओगे। और पास में रेत के एक टीले पर कोई और भी इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहा था। राक्षस चंडकाल। मैं इस जीवन दंड की सूचना मिलते ही यहाँ पर आ गया था। यह जीवन दंड अगर मेरे हाथ में आ गया तो फिर मानो तो क्या देवों की पूरी सेना भी मिलकर मुझे हरा नहीं सकती है, परंतु दंड लेने के लिए मुझे इंतजार करना होगा। मसीहा दंड का प्रयोग जानता है, वह इसके जरिए मेरी ऊर्जा भी खींच लेगा। एक बार डंडक इसके हाथों से गिर जाए या अनाड़ी के हाथों में आ जाए तो फिर मैं डंडक पर कब्जा कर लूंगा। नागराज और ध्रुव ऐसा ही कुछ करना चाह रहे थे। तुम्हारा शॉर्टकट तरीका तो फेल हो गया ध्रुव। अब क्या करें? ऐसे लड़ते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो व्हेल और मच्छर की लड़ाई है। हिम्मत मत हारो नागराज, शायद इस लड़ाई में आखिरकार व्हेल हम लोग ही साबित हों। ये प्राणी अगर पैदा हुआ है तो नष्ट भी होगा। वैसे इसकी गर्दन भी कहीं दिख नहीं रही जिसे काटा जा सके। गर्दन होती तो भी काटने से कुछ फायदा नहीं होता ध्रुव, क्योंकि यह प्राणी पेड़ की तरह है। इसके तंतु पेड़ की जड़ों की तरह पृथ्वी के अंदर तक घुसे हैं। जैसे पेड़ की जड़ें काटने से पेड़ नहीं मरता है, वैसे ही इसे भी कहीं से काट लो, यह नष्ट नहीं होगा। पेड़ जड़ें, यह प्राणी नष्ट हो सकता है नागराज, नष्ट हो सकता है। जड़ों की तरह यह अपने तंतुओं से ऊर्जा ले रहा है, पृथ्वी के गर्भ में भरे लावे की ऊर्जा। इसलिए देखते ही देखते यह इतना विशालकाय हो गया है। अगर इसकी जड़ों को काट दिया जाए तो यह ऊर्जा नहीं खींच पाएगा, और जितनी तेजी से यह बढ़ाए उतनी तेजी से खत्म भी हो जाएगा। और यह काम तुम्हारी और रोबो की टीम ही कर सकती है। मेरी और रोबो की टीम? वह कैसे? तुम्हारे सूक्ष्म शास्त्र यह पता लगाएंगे कि इस प्राणी की तंतु जमीन के नीचे कहाँ कहाँ पर है, और रोबो की किरण उन तंतुओं को नष्ट कर सकती है। चलो यह भी करके देख लेते हैं। इस काम में तो सोडांगी हमारी ज़्यादा मदद कर सकती है। इसको जमीन के नीचे फैली सुरंगों और गुफाओं की पूरी जानकारी है। रोबो चलते हैं। रोबो और नागराज के जाने के बाद वो नवामान ने अपना मुंह खोला। तुम एक बात भूल गए हो ध्रुव, मसीहा के हाथ में थमाया हुआ दंड, इसका इस जीव से कुछ ना कुछ तो संबंध है तो जरूर, क्योंकि दोनों में एक ही ऊर्जा दौड़ती लग रही है। पर इस दंड की असली उपयोगिता क्या है, यह सोचने में दिमाग जरूर खपाना पड़ेगा। यहाँ पर लाखों की भीड़ में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे सवाल का जवाब दे। कहाँ से होगा? ये सारे के सारे तो एकदम भांग खाए लग रहे हैं। ये तो एकदम बेजान से लग रहे हैं, जैसे जैसे इनकी ऊर्जा चूसी जा रही हो। मैं समझ गया वो नवामन, ये दंड एक प्रकार का एंटीना है जो बायोलॉजिकली एनर्जी खींचता है। इन सभी की ऊर्जा खींची जा रही है। थोड़ी समय में इनकी सारी ऊर्जा दंड के द्वारा इस प्राणी में स्थानांतरित हो जाएगी। यह प्राणी मानवों की जैविक ऊर्जा सहित मानवों पर वार कर रहा है। ऐसा है तो हमारी भी ऊर्जा खिंच रही होगी, खिंच जरूर रही होगी, लेकिन इन सब के मुकाबले हमको यहाँ पर आए काफ़ी कम समय हुआ है, इसलिए शायद हमको उसका आभास नहीं हो रहा है। यानी इसके हाथ से दंड निकालना होगा। पर यह कैसे होगा? इसका दंड जैविक ऊर्जा खींचता है बोना मामन। हम में से कोई भी इसके पास ये दंड नहीं ले सकता है। यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं? वह कैसे? जैविक ऊर्जा सिर्फ जीवित तत्वों पर ही असर करती है मामन, मशीनी चीज़ों पर नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने रिमोट कंट्रोल युक्त मशीनी खिलौनों के बगैर कहीं नहीं जाते हो। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ध्रुव। मेरा बैग ऐसे खिलौने से भरा पड़ा है, तो इंतजार किस बात का? तुम मसीहा के हाथों से दंड निकलवाओ और मैं मसीहा का इंतजाम करता हूँ। मसीहा के कुछ समझ पाने से पहले ही हमला शुरू हुआ। हाँ, अब तुम मुझ पर वार करेगा बोने, और वह भी इस खिलौने से?
टैंक को गोले मारकर तोड़ना चाहता है तू? देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। जैविक ऊर्जा के एक ही वार में खिलौने के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखेर दिए थे और बोनावा मन यही चाहता था, क्योंकि खिलौना उड़न तस्तरी के टूटते ही अंदर से दर्जनों की तादाद में मशीनी मक्खियां निकलकर मसीहा पर टूट पड़ी। और तय के नीचे नागराज के नाग सुरंगें बनाकर रोबो को जमीन के नीचे फैले तंतुओं तक पहुंचा रहे थे और रोबो की लेजर आई की शक्तिशाली किरण उन तंतुओं को नष्ट कर रही थी। सतह पर मसीहा अपने आप को बचाने में व्यस्त था। उफ, ये मक्खियां, इनके डर तो बहुत तेज है। लगता है तुमको इनके डंकों से काफी तकलीफ हो रही है मसीहा, और मैं तुम जैसे भक्त को कष्ट पाते नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको बेहोशी की दुनिया में पहुंचाकर तुमको तकलीफ से छुटकारा दिला सकता हूँ। मसीहा का दिमाग बेहोशी की दुनिया की तरफ रवाना होते ही दंड उसके हाथ से छूटकर नीचे आ गिरा और घायल होने का नाटक कर रहे तुतनखामेन का पंजा दंड पर आकर सा, अब मैं दुनिया का बादशाह बनूंगा। मेरी जादुई ताकतों और जीवन दंड की शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने। यह कितने दंड पकड़ने की हिम्मत की है मैंने तुतनखामेन। और तंत्र शक्ति में मैं तुम्हारा भी बापू, नाम है राक्षस चंडकाल, इसलिए यह दंड छोड़ दो। जहाँ से आए वहीं लौट जाओ। लौटेगा तू चंडकाल, क्योंकि इस दंड से मैं तेरी आत्मा को ही निकाल लूंगा। मेरा भी यही इरादा तुतेन। और दोनों ही दंड के जरिए एक दूसरे की आत्माओं को निकालने में जुट गए थे। और इधर पृथ्वी के गर्भ से लावे की ऊर्जा सो कहे आखिरी तंतु को भी रोबो ने नष्ट कर दिया था। और इस आश्चर्यजनक वार का असर सतह पर तुरंत ही नजर आया। वामन देखो, इस प्राणी के गोले फटने से रो गए हैं, यानी नागराज और रोबो ने इसकी तंतु जड़ों को नष्ट कर दिया है। देखते ही देखते उस प्राणी का विशालकाय शरीर के स्थान पर लिसले से द्रव का एक तालाब बना हुआ था और कुछ ही पलों बाद खत्म हो गया यह प्राणी। यानी ध्रुव का सोचना एकदम दुरुस्त था। पर यह क्या, दंड को लेने के लिए तुतनखामेन और राक्षस चंडकाल आपस में उलझे हुए नागराज, और इस लड़ाई को रोकने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ध्रुव या किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों ही अपनी शक्तियों के प्रहारों को बढ़ाते जा रहे थे। किसी भी ऊर्जा के एक साथ इतनी मात्रा में एकत्रित होने का एक ही नतीजा होता है, और वह था विस्फोट। एक धमाके के साथ चंडकाल, तुतनखामेन और जीवन दंड तीनों ही गायब हो गए हैं। यह सब क्या था ध्रुव? कुछ समझ में नहीं आया। खैर फिलहाल तो पहले यहाँ का काम समेटे। अरे नागदंत, नगीना और मिस किलर कहाँ गायब हो गए हैं? समझ गया, जब मैं यहाँ नहीं था तो मसीहा से निपटने में व्यस्त थे, तभी ये तीनों मौका पाकर निकल गए होंगे, क्योंकि इनकी समझ में भी तुतनखामेन की दोहरी चाल आ गई होगी। लेकिन मैं रोबो वोनावामन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं सुपर कमांडर ध्रुव, हमने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि इसमें हमारा भी स्वार्थ शामिल था। मुसीबत खत्म, दोस्ती खत्म। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह ही मिलेंगे। और फिर मसीहा को तो हमने इंटरपोल के हाथों में सौंप दिया ध्रुव, और पूरी कहानी मुझे अभी समझ में नहीं आई है। धूमकेतु का मसीहा ये क्या संबंध था? ये दंड मसीहा को ही क्यों मिला? और वह कल की अवतार क्या चीज़ था? मुझे भी ना तो कुछ समझ में आया है नागराज, और ना ही तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास है। पर अगर मेरा ख्याल सही है तो मैं तुमको एक ऐसी जगह पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर हर जवाब मौजूद है, और वह जगह है पुरानी नगरी। इस बार जंगली हमें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वे मुझे भी एक बार टकरा चुके हैं, और शायद तुमसे भी। आओ। ये क्या दो, लगता ही नहीं हम पृथ्वी पर है। मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है नागराज। मसीहा के पंचिनों का पीछा करते करते ध्रुव और नागराज शीघ्र ही मुख्य कक्ष तक पहुंच गए थे। वाह, यह मूर्ति तो किसी अन्य ग्रहवासी की लगती है नागराज। गलत मानवो, हम दूसरे ग्रह के वासी नहीं हैं। सच पूछो तो हमारा कोई ग्रह नहीं, और सारे ग्रह हमारे। कौन है आप? हमको तुम ब्रह्मांड का संरक्षक कह सकते हो। हमारा काम ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति करना और उनके विनाश पर नजर रखना है। यानी आप भगवान नहीं, ईश्वर तो बहुत ऊपर है। हम तो उनके सबसे छोटे कर्मचारियों में से एक है। आप लोग ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कैसे करते हो? धूमकेतुओं के जरिए। धूमकेतु के केंद्र में जीवनदायी जीवाणु होते हैं, परंतु इसका उपयोग विनाश के लिए भी होता है। धूमकेतु के टकराने से किसी भी ग्रह का तात्कालिक जीवन नष्ट हो जाता है, और उसके केंद्र के जीवाणु एक नए प्रकार के जीवन की उत्पत्ति करते हैं। परंतु मसीहा का इससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। दरअसल जब कोई समाज प्रभु के चमत्कार पर पाप के रास्ते पर चलने लगता है तो हम उनको कई प्रकार से यह एहसास दिलाते हैं कि उनके ऊपर प्रभु है। परंतु जब वे प्राणी है निवास नहीं समझते हैं तो अंततः उस दिशाहीन समाज को नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसका कारण हमने एक धूमकेतु को पृथ्वी की तरफ भेजा था, और मसीहा के दिल में यह प्रेरणा उत्पन्न कर दी कि वह यहाँ पर आकर जीवन दंड ले ले, और इसके जरिए धूमकेतु को नष्ट करके पृथ्वीवासियों के दिलों में प्रभु की आस्था को बढ़ा दे। यह दंड धूमकेतु के केंद्र के जीवाणुओं की जैविक ऊर्जा को सोखकर उसी से धूमकेतु को नष्ट कर सकता है। इसलिए मसीहा के हाथ में दंड तभी चमका
दम धूमकेतु इतने पास आ गया था कि जीवन दर धूमकेतु की जैविक ऊर्जा को सोख सके, परंतु हम भी हर होने वाली घटना को पहले से ही भाप नहीं सकते, इसलिए हमसे भी चूक हो गई थी। पहले तो दंड क्रियाशील होते ही धूमकेतु के साथ साथ वहां खड़े लाखों मानवों की ऊर्जा भी सोखने लगा, और दूसरे परमाणु प्रेक्षपात्रों के टकराने से धूमकेतु के जीवाणुओं पर एक अजीबोगरीब असर हुआ। एक तो वे जैविक ऊर्जा से नष्ट नहीं हुए और दूसरे उनमें तेजी से दुगुनित होकर विशाल रूप धरने की क्षमता आ गई। परंतु इससे पहले कि हमको हस्तक्षेप करना पड़ता, तुम दोनों ने अपनी बुद्धि के बल पर उस जीव को नष्ट करके स्थिति को सामान्य बना दिया। अब हमें विश्वास हो गया है कि जिस समाज में तुम्हारे जैसे सच्चे प्राणी होंगे वह गलत रास्ते पर जाकर भी वापस आ सकता है, लेकिन इस काम के लिए मसीहा को ही खोज चुना। और वह ब्लैक बॉक्स क्या था? मसीहा के एक पूर्वज एक महान ऋषि थे। इस कारण हजारों वर्ष पूर्व हमने उनको एक ग्रंथ भेंट किया था जिससे हमारे भविष्य कार्यों का उल्लेख है। इसलिए जब इस शताब्दी में हमको एक ऐसा मानव चुनने की आवश्यकता पड़ी जिसके जरिए हम प्रभु का चमत्कार दिखा सके, तो हमने मसीहा को ही चुना। और वह ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम पृथ्वी पर ही करते हैं। जब हमको पृथ्वी पर आकर किसी खास घटनाक्रम को देखना पड़ता है तो यह यंत्र हर जीवित पृथ्वीवासी को भुला देता है। इस कारण ना तो कोई हमें देख पाता है और ना ही हमारे कार्यों में बाधा डालता है। एक बात और जानना चाहता हूँ संरक्षक, वह चंदकाल और तुतनखामेन लेकर कहाँ गायब हो गए? शायद किसी दूसरे आयाम में चले गए हों, मुझे इसकी जानकारी नहीं, पर इतना जरूर जानता हूँ वे नष्ट नहीं हुए हैं। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धर्म की रक्षा करो, अधर्म का नाश करो, हमारी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी पिता। संरक्षक के जाते ही मूर्ति, चमचमाते गोले सब गायब हो गए हैं। चाहे सब गायब हो गए हो नागराज, पर मुझे संरक्षक से मुलाकात जीवन भर याद रहेगी और अधर्म से लड़ने का उनका संदेश भी। मैं भी इस मुलाकात और संदेश को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।